एग्जिट पोल पर आज बात करेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं। शेरवानी लोग सिलवा लेते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अगर आप राजस्थान का केस लीजिए तो क्या गहलोत साहब का सर्टेन है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीत भी गए? ये आंकड़े विद इन बीजेपी, क्या कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि विद इन बीजेपी भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का बहुमत मिल सकता है। संभाग की बैठक ले रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। एक व्यक्ति खड़े हुए, अमित नाम है, जो मुझे बताया गया, उस विस्तारक ने कहा कि साहब ये जो लोग बोल रहे हैं 26 में से हम 20 सीटें जीत रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हम 8 सीटें जीत रहे हैं और आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जब किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की कोई वेव होती है, कोई आंधी चलती है, तो आंधी चलती हुई दिखाई देती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ गिरते हैं। किसी को भी कोई आंधी नजर नहीं आई, पत्ते हिलते हुए दिखाई नहीं दिए, पेड़ गिरते हुए दिखाई नहीं दिए। हो सकता है, मुझे लगता है कि परिणाम जब आए तो इस एग्जिट पोल से मिलते जुलते ना आए। गहलोत साहब और वसुंधरा दोनों चाहेंगे साहब कि 90-95 पे आके पिक्चर अटक जाए। 2024 के लिए उनके जैसा ही आदमी है जो कोalition को हैंडल कर सकता है, लोगों की तोड़फोड़ कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा अशोक गहलोत को कि गहलोत जी, आप मेरे पास 3 महीने पहले आए थे तो आपने कहा था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके टिकट काटने पड़ेंगे। अब आप सबको टिकट दे रहे हो, तो पहले वाली बात सही थी या ये वाली बात सही है? बीआरएस तीसरी दफा कामयाब होगी या कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में इस दुर्ग को भेदने में सफल होगी? काफी सारे एग्जिट पोल यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज बैटल या कांग्रेस को एज दे रहे हैं। केसीआर बहुत एक हाई एंड माइटी के जैसे, मतलब एक राजा के जैसे बिहेव करते हैं। रेवंत रेड्डी ने एक नया फ्लेवर लाया है। उसने कांग्रेस पार्टी इतना इनोवेटिव कलरफुल कैंपेन्स उन्होंने शुरू किया है, जैसे बाय बाय केसीआर, वहां पर नाच गाना। किसी ने आपको टोका नहीं, बीआरएस का रंग भी गुलाबी है और आज आपकी पोशाक भी गुलाबी है। आपके पीछे भी गुलाबी है सौरभ। लेकिन मैं तेलंगाना में नहीं खड़ा हूं। अगर आपको पता चले। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हलचलों का कार्यक्रम नेता नगरी। मुझे मालूम है कि चेहरा नया है, पर जो पुराना चेहरा है वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेगा। सौरभ जी भी आएंगे इस चर्चा में। पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। एग्जिट पोल पर आज बात करेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं। पोल ऑफ पोल्स पे भी बात करेंगे, तेलंगाना की भी बात होगी, पर पहले मेहमानों का परिचय। सबसे पहले हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने राहुल श्रीवास्तव जी, न्यूज़ डायरेक्टर जिस्ट। राहुल जी स्वागत बहुत बहुत आपका। हमारे साथ हैं हिमांशु जी, हमारे इन हाउस पॉलिटिकल खबरों के संवाददाता, भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं। हिमांशु जी आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और आदेश रावल साहब हैं, पत्रकार हैं लोकमत के और कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं, उसको कवर करते हैं। आप तीनों से इस विषय पे बात होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के एग्जिट पोल आ गए हैं। चुनाव नतीजे 3 तारीख को आएंगे। आप लोगों ने वो एग्जिट पोल के आंकड़े देखे हैं। शुरुआत ऐसे ही, थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो बात हो रही थी कि शेरवानी सिलने का ऑर्डर किसने दिया होगा। राहुल जी, किसने दे दिया है ऑर्डर शेरवानी सिलने का? कुलदीप, मजेदार बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि इस बार पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें अगर आप किसी भी नेता को देख लें तो उसके नाम पे कोई सर्टेनिटी हो कि वो बन गया और वो शेरवानी पहन सकता है, वो सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, लेकिन शेरवानी लोग सिलवा लेते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन अगर आप राजस्थान का केस लीजिए तो क्या गहलोत साहब का सर्टेन है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीत भी गए? तो कांग्रेस में उनके खिलाफ जो हवा है, वो आदेश रावल के पास बहुत सारी कहानियां हैं उनको लेकर के, तो उनकी सर्टेनिटी नहीं है। अगर कांग्रेस में ही बात की जाए आपके सचिन पायलट की, तो अगर गहलोत साहब के रहते उनका शेरवानी पहनना बड़ा मुश्किल है। वसुंधरा राजे जी के बारे में कहा जाए तो बीजेपी ने उनको शेरवानी और उनके बीच में एक दूरी डाल दी है। बीजेपी के तमाम राजस्थान के जो 12-13 चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट हैं वो अभी नाप देने भी नहीं गए होंगे। इसके अलावा एक नाम और जो चल रहा है राजस्थान में कि अगर बीजेपी जीत गई तो अभी एग्जिस्टिंग में कोई नहीं, अश्विनी वैष्णव जैसे किसी का बन सकता है। तो साहब वो दिल्ली में किस टेलर के पास जाएंगे अभी उन्होंने तय नहीं कर पाए होंगे। अगर उनकी बात हुई होगी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी से तो बात अलग है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, कमलनाथ के बारे में श्योर नहीं है, हालांकि उनके पास शेरवानियों का अपना पुराना भंडार जरूर होगा, तो जरूरी नहीं कि उनको जाना पड़े। शिवराज सिंह चौहान जी की शेरवानी जो है वो पुरानी जो थी उसमें बड़े सारे दाग आ गए हैं साहब। वो जनता की तरफ से भी आ गए, बीजेपी की तरफ से आ गए। ये वो ऐसा
ऐसा पॉपुलर कैंडिडेट है मध्य प्रदेश का, आज भी सबसे पॉपुलर फेस है, जिसका पूरा पिछला 3 साल करीब, जो 2020 मार्च में जो बीजेपी में कांग्रेस के कई नेताओं का विलय हुआ था, तब से लेकर के अभी तक में उनका 2 कामों में बहुत टाइम बीता है कि एक, जनता को बताते हुए कि पार्टी में उनकी पैठ बहुत अच्छी है, और दूसरा समय बीता है पार्टी में ये बताते हुए कि जनता में उनकी पैठ बहुत अच्छी है। ये बेचारे का टाइम बीता है। इसके अलावा दिल्ली से बड़े सारे मार्शल भेजे गए थे, लेकिन उनके नाम अगर देखेंगे तो जिस न्यूज ने एक सर्वे करवाया था, एग्जिट पोल जो किया है, उसके अंदर 2%, 1% पे दिल्ली से भेजे गए उनके बड़े सारे फील्ड मार्शल हैं जो गए थे। अगर आप छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएं तो एक लेवल पे रमन सिंह को अचानक कहा गया, साहब खुद भी आ जाओ, लेकिन पक्का नहीं, अभी शेरवानी मत निकालना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको बनाया जाए। बघेल साहब की शेरवानी प्रेस करी पड़ी होगी, लेकिन क्या कहा जाए साहब, कांग्रेस में क्या होगा। टीएस सिंहदेव साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो सरगुजा के इलाके में उन्होंने कुछ ऐसा तंत्र फेरा। इधर बीआरएस की बात करी जाए अगर केसीआर साहब की, तो खबरें ये आ रही हैं कि उनको वीआरएस मिल सकता है, बीआरएस को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की तरफ जाना पड़ेगा। कांग्रेस के बारे में सर्टेन नहीं। मिजोरम में देखिए साहब, अजब खेल हो रहा है। मिजोरम में ये खेल ये हो रहा है कि कांग्रेस और एमएनएफ की बैटल हुआ करती थी। वहां एक पार्टी जिसको पिछली बार पार्टी का स्टेटस नहीं मिल पाया था, उसके सारे लोग इंडिपेंडेंट्स के तौर पे लड़े थे, वो पार्टी सर्विस बता रहे हैं कि सबसे आगे है। तो अब ये बताइए साहब, किसकी शेरवानी किसका शरीर? जी, प्रदेशवार बात करते हैं। बीआरएस को वीआरएस वाला मुहावरा बहुत बढ़िया था। शुरुआत लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसा लगा, राजस्थान पे आऊँगा, आदेश भाई बैठे हुए हैं, ऐसा लगा हिमांशु जी कि मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को चौंका रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से इस तरह की रिपोर्ट्स पहले आ रही थी। कई पत्रकार ये दावा कर रहे थे कि वहाँ एज कमलनाथ को हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान के कम से कम उनके चेहरे के प्रति एक एंटी इंकम्बेंसी, एक ऊब उनके चेहरे से दिख रही थी कुछ पत्रकारों को, कुछ लोगों ने ये दावा किया। लेकिन जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो प्रचंड बहुमत है, 47% वोट का अनुमान एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को है। ये आंकड़े विद इन बीजेपी, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि विद इन बीजेपी भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का बहुमत मिल सकता है, मतलब इस डिस्क्लेमर के साथ कि अभी ये आकलन है, 3 दिसंबर को असल नतीजे आएंगे। देखिए, मुझे लगता है जो आंकड़े दिखाए गए हैं इंडिया टुडे माई एक्सेस पोल के जरिए, उसको ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस उम्मीद पे तो नहीं थी कि इतने अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त थे। उन्होंने ये कहा भी कि लाडली बहना, कल उनका एक साउंड बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लाडली बहना ने जो है गांठें खोल दी। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 165 सभाएं की हैं 230 विधानसभा चुनाव सीटों पर। एक बात हम सबको देखनी होगी कि क्या आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसी है? भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन क्या उस दृष्टि का है? मैं आपको कुलदीप जी एक चीज़ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है, उसकी दुहाई हर प्रदेश को दी जाती थी एक समय तक कि देखिए, अगर संगठन को गढ़ना है तो ऐसा गढ़िए जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात में गढ़ा गया है। अब वो स्थिति नहीं है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, मैं उस घटना का साक्षी हूं। 11 नवंबर को पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पे पहुंचे और उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए गए। मैनिफेस्टो की कॉपी नहीं छपी हुई थी, एक पुराना मैनिफेस्टो लाया गया, उसको जो है गिफ्ट पैक रैप नहीं किया गया, रिबन नहीं लगाया गया, ऐसे हाथों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये संगठन की हालत चरमराई हुई है। मैं पोलिंग के दिन एक बड़े वरिष्ठ नेता से मिला भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे बूथ पर घूमता हुआ गया जहां मैं अपना वोट कास्ट करने के बाद वहां पे हमारा बूथ इंचार्ज नहीं था। ये उनके लिए शॉकिंग था और वो बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। तीसरी चीज़, शेडोल रीजन में जब एक संभाग की बैठक ले रहे थे गृह मंत्री अमित शाह संगठनकर्ताओं की, विस्तारकों की, तो एक व्यक्ति खड़े हुए, अमित नाम है जो मुझे बताया गया, उस विस्तारक ने कहा कि साहब ये जो लोग बोल रहे हैं 26 में से हम
20 सीटें जीत रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हम 8 सीटें जीत रहे हैं और आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 3 तारीख को मुझे कॉल बता दीजिएगा, मैं अपनी बाइक जो पार्टी के विस्तारक के तौर पे मुझे दी गई है मैं वो वापस कर रहा हूँ। ये बात मुझे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस एक्सेस माय इंडिया एक्सेस पोल के जो नतीजे हैं क्या वो सटीक हैं। हाँ, एक लाडली बहना योजना अगर काम करी है तो फिर मुझे लगता है कि लाडली बहनाओं के वोट से भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ होगा। शायद लाडली बहनाओं के ने अपने भाइयों और अपने पतियों को भी वोट कास्ट करने के लिए मजबूर किया होगा। बीजेपी के पक्ष में तो वो परिवार में आता ही है, परिवार में आता है। अगर ऐसा है तब होगा, लेकिन जो ग्राउंड्स पे रिपोर्ट आई हैं, जो लोग गए हैं, जो वहां हैं, उनका जो फीडबैक है वो ऐसा नहीं है। कांटे की टक्कर थी, एज कांग्रेस को दिया जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है, मुझे लगता है कि परिणाम जब आए तो इस एग्जिट पोल से मिलते जुलते ना आए। आदेश, आपको लगता है, मैंने आपका ट्विटर पे आपका अपना एग्जिट पोल देखा, आपने भी एक अपने स्तर का आकलन पेश किया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के संबंध में कांग्रेस के कुछ प्रतिवादे भी थे। 1250 रुपये लाडली बहना के तहत शिवराज सिंह चौहान की सरकार महिलाओं को दे रही है, तो इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 तक देंगे, फिर भाजपा को कहना पड़ा कि हम बढ़ा करके 3000 तक ले जाएंगे। 3 इलाके हैं मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है इंडिया टुडे माई एक्सेस के पोल के मुताबिक। एक है चंबल जहां पर 12 सीटों का नुकसान है, महाकौशल जहां पर 13 सीटों का नुकसान है, और मालवा जहां पर 14 सीटों का नुकसान है। मसला राजनीति में एतबार का बहुत होता है। आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश को? आपको लग रहा है कि ये लाडली बहना का असर है? आपको लग रहा है कि ये ज्योतिरादित्य का असर है कि उनके इलाके में ऐसा लग रहा है कि वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या आपका आकलन कुछ इससे अलग है? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो चंबल इलाका है जहां से सिंधिया जी आते हैं, उस इलाके में बीजेपी को भारी नुकसान होने जा रहा है। और कांग्रेस का अपना इंटरनल सर्वे ये कहता है कि वो 128 से लेके और 137 तक सीटें इस बार जीतने वाली है। और मुझे ना कुलदीप एक बात समझ नहीं आ रही कि जब किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की कोई वेव होती है, कोई आंधी चलती है, तो आंधी चलती हुई दिखाई देती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ गिरते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी को भी, ना मीडिया को, ना किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को, ना नेताओं को, ना किसी को भी कोई आंधी नजर नहीं आई। पत्ते हिलते हुए दिखाई नहीं दिए, पेड़ गिरते हुए दिखाई नहीं दिए। तो एक्सिस इंडिया का जो सर्वे है उस पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं कि ऐसा ये जो आंकड़ा है ये कहां से आया, ये कैसे हुआ। बल्कि मुझे लगता है कि जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि बीजेपी खुद भी इस बात को लेके आश्चर्य में होगी कि इतनी सीटें उनको कहां से मिल रही हैं, किस रीजन से मिल रही हैं। लेकिन ठीक है, वो तो परसों पता लग जाएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हालांकि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलतियां की मध्य प्रदेश के चुनाव में। उनको बीच में दिल्ली बुलाया गया था। मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी कांग्रेस को वोट करना, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी टिकटें बांटी और इस तरीके से प्रचार किया कि उन्होंने अपना नुकसान कर दिया। और इसीलिए कांग्रेस लीडरशिप ने चुनाव के बीच में कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, गोविंद सिंह जो सीएलपी के नेता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो प्रभारी हैं, और सुनील बोनोबोलू जो स्ट्रेटेजिस्ट है, उन सबको दिल्ली बुलाया। राहुल गांधी और खड़गे जी ने मीटिंग ली और कहा कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। दरअसल उस वक्त क्या था कि एक हफ्ते में 17 मीटिंग की थी शिवराज सिंह चौहान ने और 3 मीटिंग की थी कमलनाथ ने। इसके अलावा भी कुछ इंटरनल इश्यूज थे कैंडिडेट्स को लेके, टिकटों को लेके। तो कांग्रेस लीडरशिप को उन्हें दिल्ली बुला के समझाया, बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन एक किसी मित्र को ये बात कही थी कि कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती, कमलनाथ जी खुद ही नहीं चाहते कि उनकी सत्ता वहां बने, क्योंकि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जनता तो वोट देना चाहती है लेकिन ये लेना नहीं चाहती उनसे। तो इन तमाम गलतियों के बावजूद जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे है, उनको ये लग रहा है कि वो 137 तक जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस पे कमेंट करने का फायदा नहीं है कि किसने क्या दिया है, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में किसी भी पार्टी की हवा नजर नहीं आई। हर सीट पे अलग चुनाव हुआ है। हवा दिख रही है तो तेलंगाना में दिख रही है। वहां कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी वेव चल रही है और 17 सीटों पे आके वो खड़े हो गए हैं, और वहां नजर भी आती है कि हाँ, किसी पार्टी की वेव है। 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक वेव नजर आती थी कि हाँ,
आंधी उठी हुई है, वो आंधी कांग्रेस पार्टी को बहा के लेगी अपने साथ, यानी उनके पत्ते पेड़ सब गिरा दिए। तो मध्य प्रदेश की 150 सीटें, 151 सीटों का जो आंकड़ा है वो मुझे एटलीस्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। ठीक है, इस पे बस सिर्फ एक संदर्भ के लिए जय हिमांशु जी आऊँगा कि जो पोल ऑफ पोल्स है, मेरे पास अभी 4-5 पोल के नतीजे हैं जिसमें इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया को छोड़ करके जो बाकी पोल्स हैं वो भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, जिसमें दैनिक भास्कर को आप छोड़ दीजिए जो कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 115 यानी कड़ी टक्कर बता रहा है। पर जन की बात, मैट्रीज, ईटीजी, मैट्रीज को छोड़ दें, मैट्रीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रहा है, ईटीजी, जन की बात, ये सब जो एज दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इंडिया टुडे और माई एक्सेस का जो है वो प्रचंड बहुमत का अनुमान बता रहा है। ये जो शांतिपूर्ण तरीके से एक आंधी आने की बात है, राहुल जी, राजनीति में ऐसा संभव है क्या कि एक गुपचुप एक लहर हो, एक गुपचुप एक आंधी आए और वो चुनाव वाले नतीजे के दिन ही नजर आए? जो बात आदेश ने कही वो बहुत सटीक बात है। देखिए, जो वेव होती है वो चुनावों के दौरान दिखती है, जो अंडर करंट होता है वो चुनावों के रिजल्ट के बाद दिखता है। देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन दीज टू टर्म्स और इनको इसीलिए बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। अब हम जब कहेंगे अंडर करंट क्या है कि हम अंडर करंट्स को अगर ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो क्या है कि हमारी पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। मध्य प्रदेश के अंदर आदेश ने कहा, चंबल और उस रीजन की बात उन्होंने करी, इस संभाग की, तो मैं उस इलाके में अगर आप मध्य प्रदेश का रिजल्ट देखेंगे तो पिछली बार वहां कांग्रेस को ज्यादा अच्छी सीटें मिली थी। योगी आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे लोगों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। एक एलिमेंट आप याद रखिएगा कि इस रीजन में ऐसा क्यों हुआ था। Why did it happen that region went against the BJP and voted for the Congress? उसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण था कि वहां पे एक अपर कास्ट की नाराजगी थी। बुंदेलखंड और जो आपका ये चंबल वहां रीजन है, वहां पे अपर कास्ट में एक नाराजगी थी और उस नाराजगी को ठीक करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा जब 2019 के बाद, जब उसमें आपको याद होगा कि 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट के लिए अनाउंस किया गया था गरीब लोगों के लिए, एंड दैट प्रूव्ड क्रिटिकल फॉर द गवर्नमेंट कि वो अपर कास्ट को वापस लाने में सक्षम रहे और वो एक वोट बैंक जो है वापस आया बीजेपी के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस चुनावों में बहुत बड़ी कुछ चीजें जो मेरे को दिख रही हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट थिंग्स विच इज हैपनिंग, डेफिनेटली एक फटीग फैक्टर है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। आप देखिए कि चारों सब जगह पे एक इनकम्बेंट के खिलाफ एक नाराजगी की भावना भी है, मगर आप देखिए कि 4 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां हम समझते थे कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वो धुल गया, वो पिक्चर नहीं दिख रही है पूरी तरह। देयर इज समथिंग हैपनिंग दैट द इनकम्बेंट जो है चीफ मिनिस्टर, उसको कहीं ना कहीं अभी भी एक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी है। बघेल, शिवराज, केसीआर और अशोक गहलोत। हम पिक्चर को अगर एनालाइज करें तो क्या बदला है जो अंडर करंट हो सकता है, जो कि विजिबल नहीं है। लेट्स गो टू दैट पिक्चर। मध्य प्रदेश के अंदर मैं अगर ब्रॉड पिक्चर देखूं, अगर आप सरकार से नाराजगी, सरकार से खुशी, भ्रष्टाचार जैसे इशू, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम इश्यूज को जब आप पिक करते हैं तो जिस न्यूज ने जो मैंने सर्वे हमने करवाया था, उसमें हमने ग्रैनुलर डेटा की कोशिश की थी। हमने उसको डिस्प्लेजर और प्लेजर को कास्ट तक नीचे ले जाकर के देखने की कोशिश की थी कि क्या वहां पे कुछ आ रहा है। और एक बहुत स्ट्राइकिंग पिक्चर जो निकल करके आ रही है कि हर एलिमेंट में, जहां यह पूछा गया कि सरकार से सेटिस्फाइड है, क्या आप शिवराज सिंह चौहान से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, क्या सरकारी स्कीमें पहुंच रही हैं कि नहीं, उसमें कुछ फैक्टर आते हैं कि लाडली बहन योजना बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में जहां हमारे सर्वे हुए, वहां एक फैक्ट जो सामने आया है कि एससी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से उतना खुश नहीं है या बाकी वर्गों से ज्यादा
एससी वर्ग नाराज है और वो वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ वापस एक पुनर्ड्रिफ्ट जिसे कहूंगा मैं, वो कर रहा है। इसका दूसरा एक और कारण है कुलदीप, जिसको समझना होगा, दैट बोथ इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश द बीएसपी का जो होल्ड हुआ करता था सदर्न उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इलाके का, जो बुंदेलखंड और रेवा वाला इलाका है, जो होल्ड हुआ करता था, या राजस्थान में जो बीएसपी का होल्ड हुआ करता था, चूंकि बीएसपी राजस्थान में कांग्रेस में मर्ज कर गई थी, मायावती डज नॉट सीम टू बी द सेम फोर्स एज शी वाज। जो दलित्स का जो आउटलुक है, वो उनका जो वोट का नजरिया था, वो बीएसपी से हट करके वो कांग्रेस की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। द दलित इज अ वेरी अंडर रिपोर्टेड एलिमेंट आई थिंक इन दिस सर्वे विज़-विज़ द कांग्रेस। तो अगर कहीं पे मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है, आई थिंक इट कुड वेल बी अंडर रिपोर्टेड। दूसरा एक मेरे को अंडर रिपोर्टिंग जो लग सकती है, ये भी हो सकती है कि जो फेवर में जा सकता है बीजेपी के, कि जो विमेन वोटर है उसकी अंडर रिपोर्टिंग मैं देख रहा हूं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। विमेन रिपोर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि लाभार्थियों की श्रेणी में महिला जो है वो दो चीज नहीं बोलती। देखिए, एक तो क्राइम कमिटेड ऑन विमेन, ये बहुत ऐसी चीज है कि वो कास्ट क्राइम से अक्रॉस कट करती है, कि अगर एक किसी समाज की महिला के साथ हुआ तो वो महिला याद रखती है। दूसरा लाभार्थी, इफ द वुमन इज अ बेनिफिशियरी शी रिमेंबर्स दैट। तो ये दो तीन चीजें जो हैं, वो फैक्टर को लेकर के मैं अभी भी कहूंगा, जो जिसका सर्वे है, कि देयर इज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। मध्य प्रदेश में एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, लेकिन कांग्रेस की जो एज है वो थोड़ी डिस्टिंक्ट लगती है, और वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है बीजेपी के संगठन को, जो कि हिमांशु ने कहा कि संगठन मजबूत है, कि 5 साल की पहली इनकम्बेंसी, उसके बाद 3 साल की ज्यादा की इनकम्बेंसी के बावजूद आज बीजेपी टक्कर देने की पोजीशन में है। दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द स्कीम्स अनलीस्ड, जो स्कीम्स चालू की हैं बीजेपी की सरकार ने। जी, जो महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबी डायरेक्ट उनके खाते में जो पैसा आएगा, वो आप देखिए इस चुनाव में लगभग हर प्रदेश में उससे जुड़े वादे हैं या चल रही योजनाएं हैं। राजस्थान में भी वो वादा किया गया, 12,000 रुपये कांग्रेस ने वादा किया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, मध्य प्रदेश में कर ही रहे हैं, फिर प्रतिवादा कांग्रेस का आया। हो सकता है कि आने वाले चुनाव का एक बड़ा पैटर्न हो कि महिलाओं के खाते में एक कैश डीबीटी के जरिए एक मदद वो आए। मैं राजस्थान पे आता हूँ उसके ज़रिए। राजस्थान में जो इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, वो ये कहता है कि कांग्रेस को एज तो है, 86 से 106 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, न्यूनतम 86, अधिकतम 106, और भारतीय जनता पार्टी भी आसपास ही है, 80 और 100 के बीच में। तो वो अगर अपने अधिकतम पर चले गए तो वो भी सरकार बना सकते हैं। पर बाकी और अन्य जो सर्वे हैं, अगर आप उनको देखेंगे, जन की बात, मैट्रीज, ईटीजी, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजस्थान मैं राजस्थान गया था चुनाव कवर करने, मैं सिर्फ शेखावाटी के इलाके में गया था। हिमांशु जी, राजस्थान को लेकर के इंटरनल विद इन पार्टीज क्या कम्युनिकेशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, 2 चीज़ हैं कुलदीप जी। एक, मैं मध्य प्रदेश में छोटी सी चीज़ जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं चंबल में ही गया था, और वहाँ जब मैं ग्वालियर पर था तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों दिख रहा है बीजेपी का, तो उन्होंने कहा सारे कार्यकर्ता जो हैं वो मुरैना की डिमनी सीट पे चले गए हैं। दूसरा, एक बूथ इंचार्ज ने मुझे बोला कि साहब ये बूथ तो हम जीत जाएंगे लेकिन सीट हार जाएंगे। ये अगर पार्टी का बूथ इंचार्ज बोलता है तो आप सोचिए कि पार्टी की स्थिति क्या है। मैं सर्वे पे नहीं जा रहा वहाँ, सर्वे की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है। उन्होंने अपने 6 लोकसभा के सांसदों को मैदान में उतारा, 1 राज्यसभा के सांसद को मैदान में उतारा। उन्होंने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नाराज लोगों को मनाया कैसे जा सकता है, इन सब को ध्यान में रख के सीटें बांटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी इल्म था कि अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है उसमें कमी नहीं आई है, और वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आज है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक के अंदर किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरीके से अशोक गहलोत सरकार को घेरने में कामयाब रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, पेपर लीक को लेकर, महिलाओं के जो रेप केसेस हैं उन पर, तमाम इश्यूज पे, चाहे वो कन्हैया लाल वाला इशू हो, इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लड़ाई लड़ी है। लेकिन प्रहलाद जोशी ने उस बैठक में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चाहे आपने जो यात्राएं निकाली हैं, परिवर्तन यात्राएं या अन्य यात्राएं, उनमें उस तरीके से लोगों को आप नहीं जोड़ पाए जिसकी उम्मीद पार्टी को थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता भले ही बड़ी ना हो लेकिन कम भी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो 199 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उन पर लड़ने वाला हर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन सकता है और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। आप देख सकते हैं कई बैठकों में अमित शाह ने या पार्टी के अन्य नेता जेपी नड्डा या उन्होंने ये कहा कि ये जो फला उम्मीदवार है इसको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके से माहौल को बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज़ मैं कुलदीप कहना चाहूँगा, शायद राहुल जी और आदेश मेरी बात से सहमत भी हों, इस पूरे चुनाव में 5 राज्यों में, खासकर इन 4 राज्यों में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है, अन्य कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो वो फ्रीबीज का है। जिस फ्रीबीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि रेवड़ियां बांटकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, रेवड़ियों बांटने वालों के फेर में मत आइए, वो आपको सिर्फ बहला फुसला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को भी उसी पिच पर आकर बैटिंग करने पड़ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां उन्होंने महातरी योजना की बात की हो, लाडली बहना की बात की हो, या इधर बंधन स्कीम की बात की हो, अटल ज्योति के तहत 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो। एक चीज़ राहुल जी को पूरी तरीके से याद होगी, 2018 के अंदर जो पैडी है, धान की खेती की खरीद को लेकर वहाँ पर जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की बात थी, मांग थी, और तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि इसको माना नहीं जा सकता है, इससे राज्य सरकार पर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और अर्थव्यवस्था इससे खत्म हो सकती है, हमको फ्रीबीज पे नहीं जाना चाहिए। और रमन सिंह कहते कहते रह गए कि कर दीजिए, हम चुनाव हार जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से वो चुनाव हार गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म हो गया, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ इन 3 राज्यों में बल्कि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इसी तरीके के वादे किए हैं फ्रीबीज के। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है 3100 रुपये पे धान की फसल खरीदने के लिए तैयार है, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये में मध्य प्रदेश में तैयार है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चुनाव किस दिशा में है कि आपको अपने नेताओं, अपने संगठन, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उससे ज़्यादा भरोसा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीआरएस हो या अन्य दल हो, उनको इस चीज़ का हो गया है कि फ्रीबीज के सहारे जो है वो चुनाव जीता जा सकता है। ये थोड़ा मतलब सैद्धांतिक बहस हो जाएगी। फ्रीबीज जब हम कहें तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा दें, क्योंकि किसी के लिए जो फ्रीबी है वो किसी के लिए वेलफेयर की स्कीम है। पर ये बात महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में ये कहने की बात है नहीं मतलब किसी के लिए गरीब कल्याण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जिन गरीबों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, क्या वो फ्रीबी है या नहीं? क्योंकि मैं आपको एक और चीज कह देता हूं, राहुल जी भी उससे एग्री करेंगे। परसों कैबिनेट के अंदर एक फैसला हुआ जिसमें यह कहा गया कि 81 करोड़ लोगों को जो है अगले 5 साल तक जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना का फायदा मिलेगा। मैं आपको एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि इस योजना को जो भी सरकार लागू करती है, किसी भी फ्रीबीज को, वो आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा फैसला करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा, और इसीलिए अगले 5 साल तक के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना को एक्सटेंड करने का फैसला ले लिया। नहीं, बिल्कुल उसका एक इलेक्टोरल रेलेवेंस है, इसमें कोई शक रेलेवेंस है, बिल्कुल है। और उसको अब एहसास सबको हो चला है कि अगर चुनाव जीतना है तो आपके पास चेहरे हों, आपके पास संगठन हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो है
किसी के लिए फ्रीबीज हो सकती है, किसी के लिए गरीब कल्याण योजनाएं हो सकती हैं, किसी के लिए वो रेवड़ियां हो सकती हैं, लेकिन चुनाव तो अब असल मुद्दों से भटक के इन पे आ जी गया है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक बात, छत्तीसगढ़ में कुलदीप, हम जाएंगे तो स्वामीनाथन ये आयोग की सिफारिशों तक भी जाएंगे, जिसमें वादा था कि जितनी लागत हो उसका 1.5 गुना दिया जाए। अभी भी जितना, अगर 3200 भी आप देते हैं जो वादा है कांग्रेस का, तब भी 1.5 गुना तो नहीं होता है लागत का सर। जी वेलफेयर स्कीम्स पे बात। देखिए ये जो डिबेट है ना फ्रीबीज वाली, इसको अगेन हम लोग इसको समझना पड़ेगा। हिमांशु ने एक बहुत सही बात करी कि एक बार आप शेर के मुंह में खून लगा देंगे ना इंसान का, तो वो भटक करके जंगल से निकल करके आके शिकार इधर ही करेगा। ये जो स्कीम थी फ्री अन्न की, ये फ्री भी नहीं थी, ये कोविड के समय की जरूरत थी। मगर साहब एक बार जनता को देने के बाद किस सरकार की हिम्मत है कि इस स्कीम को खींच ले। हिमांशु जो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। इस देश के अंदर करीब 1,30,000 करोड़ रुपए का अनाज बांटा जाता है एक तरह से। उसकी 50 से 60 हजार करोड़ की कीमत है उसको स्टोर करने की। करीब 2 लाख करोड़ इस देश के अंदर अनाज को रखा जा रहा है। रखना और फ्री स्कीम की कीमत पड़ती है हम लोगों को। अगर इसी कीमत का लोगों को सब्सिडी दे दी जाए या पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट में दे दी जाए और कहा जाए कि बाजार में जाकर के अनाज आप खरीद लो, तो द कॉस्ट विल बी लोअर, क्योंकि इसके अंदर करप्शन का भी वो आता है ना एलिमेंट। क्योंकि अनाज अच्छा आया, अभी रखा गया, उसकी जगह आपने क्या किया कि पुराना अनाज कहीं से लेके रख दिया और अच्छा अनाज बाजार में बेच दिया। एफसीआई के लाखों करोड़ के घोटाले हो चुके होंगे सालों में। अगर आप ये स्कीम्स देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। मैं इसमें बिल्कुल इस मामले में हील हुज्जत नहीं करूंगा कि सरकारों ने सस्ता टिकाऊ और पॉलिटिकल पार्टीज ने ढूंढ लिया है कि लोगों को प्रलोभन दो। जो पहले दारू की बोतल बढ़ती थी, यानी अभी चुनाव में करीब ऑलमोस्ट 1900 करोड़ की शराब जब्त की गई है और उसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना में हुई है 700-750 करोड़ की। तो साहब ये जो शराब बढ़ती थी ना, वो एक प्रलोभन है वोट से 2 दिन पहले का। ये एक लॉन्ग टर्म प्रलोभन दिया गया है। ये अब अगर आप ओपीएस स्कीम देख लें, जो कि अनदर आई थिंक राजस्थान के चुनाव में पता नहीं सर्वेज ने कितना उसको देखा है, उसका असर कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके 5-6 लाख एम्प्लॉइज हैं करेंटली राज्य सरकार के, करीब 10 लाख के करीब आपके होंगे जो रिटायर्ड बैठे होंगे। इन सबों का फोकस होगा कि कहीं ना कहीं ओपीएस सक्सीड हो, ओपीएस लागू हो। साहब ओपीएस लागू करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम चाहिए होगा साहब। उनका पैसा कहीं जमा होगा, उसको कहां से कहां लाएंगे, क्या कंसोलिडेटेड फंड्स के लिए उसमें, यानी जो आपकी स्कीम्स है ईपीएफ की, उससे कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो ये कुछ चीजें इसमें अभी होनी बाकी हैं। लेकिन क्या है कि वो एलिमेंट है जो कि शायद अंडर रिपोर्टेड है। फ्रीबीज को लेकर के सरकारें जो है 25 लाख रुपया का एक चिरंजीवी स्कीम चलती है राजस्थान में, उसके अंदर बेयरली कुछ हजार लोगों को जाकर के आपको बेनिफिट मिला है। पता नहीं कितने लोगों के क्लेम नहीं सेटल हुए हैं। स्कीम्स का जो एक वो होता है ना, क्या लाडली बहन योजना है, उसकी बहुत धूम हो रही है साहब। आपके स्कूल खराब है साहब, आपकी सड़कें खराब हैं, आपकी टीचर की वैल्यू खराब है, आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए। आप किसी के हाथ में डायरेक्ट कैश दे दीजिए। क्या वो लॉन्ग टर्म वेलफेयर के एलिमेंट्स क्रिएट करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़ते रहिए, मगर आप एक डोल दे दीजिए साहब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस को ठीक करिए पहले, तब जाकर के एक वेलफेयर क्रिएट होता है। क्या आपको लगता है कि 6,000 रुपया साल में दे जाने से इस देश के किसानों की स्थिति सुधर गई है? क्या दिल्ली के अंदर डीटीसी की फ्री बसें टिकट महिलाओं को देने के कारण या बिजली सस्ती देने के कारण, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स लग गए हैं? क्या आपको लगता है कि स्कूलों की हालत ऐसी है कि जो बाबू चला रहे हैं दिल्ली सरकार के एमसीडी के स्कूल, क्या उन्हीं के बच्चे संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में? क्यों नहीं पढ़ाते दिल्ली के बाबू अपने बच्चों को उन स्कूलों में जिन लोगों को फ्री का लालच दे करके घटिया स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है? तो ये फ्रीबी कल्चर जो है अभी राजस्थान में जो है साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी साहब। हमारे एक मित्र है अविनाश कल्लम, उन्होंने कहा कि पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं, कि साहब राजस्थान में लिटरली ऐसा हो गया है कि हर एक आदमी ने 2 अकाउंट खोल लिए हैं कि पहला इस सरकार से माल ले लेंगे, इसको बाहर करके दूसरी नई सरकार लेगी तो नया माल देगी, क्योंकि पुरानी सरकार तो दे चुकी है ऑलरेडी। ये कल्चर जो है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत
बहुत ज्यादा विचार की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको वापस मध्य प्रदेश में घसीटूंगा। जी। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा दैट मध्य प्रदेश जो है ऑलमोस्ट गुजरात बन रहा है बीजेपी के लिए, कि वहां उनकी विक्ट्री की, उनको हराना कांग्रेस के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, जो आपने चंद्रमंडल बेल्ट का बात किया, उस बेल्ट के अंदर बीजेपी की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि जो कांग्रेस के लोगों को जो पिछली बार जीत करके आए थे उनको दोबारा टिकट दे दिए जाने से बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत हतोत्साहित है। और इस कारण से तमाम चीजों के बावजूद अभी लग ये रहा है कि कांग्रेस पिछली बार अपने एमएलए होने के बावजूद भी वो अपने लोगों को रिपीट करके ले जाएगी। जी आदेश भाई, राजस्थान पे वापस, आपसे राजस्थान पे बात नहीं हुई। हम लोग ये जिक्र कर रहे थे, ओपीएस का जिक्र राहुल जी कर रहे थे कि जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे ना, राजस्थान की जब गिनती शुरू होगी तो कांग्रेस आपको बढ़त में दिखाई देगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसा लगा कि एक मुश्त जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखा। कम से कम शेखावटी में मैं जहाँ गया, बाकी और इलाकों का जो मेरे साथी रिपोर्टर्स थे वो बेहतर बता सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि गुर्जर वोट किधर जाएंगे, जो 2018 में सचिन पायलट के करिश्मे की वजह से कांग्रेस के पक्ष में आए थे। क्या ऐसा है कि अगर कांग्रेस फाइट में है, जो कि 2 महीने 3 महीने पहले तक इस तरह की खबरें हवा में थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है, राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बाकी प्रदेश में हम अच्छी स्थिति में हैं, बस एक राजस्थान में हमें फाइट करनी है। अगर कांग्रेस वहाँ फाइट में दिख रही है, कुछ एक पोल्स में बढ़त लेते हुए दिख रही है, तो क्या इसका एक निष्कर्ष ये हो सकता है कि सचिन पायलट ने अपनी वफा निभा दी है? नहीं, देखिए, किसी एक कारण से ऐसा नहीं है। और सबसे पहले मैं इसके एक्सिस के सर्वे में कमेंट कर देता हूँ राजस्थान के। मेरा ऐसा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहां पे बीजेपी को एज है कांग्रेस की बजाय। हालांकि आपके सर्वे में दिया गया है कि वहां पे कांग्रेस को एज है। इसका बड़ा कारण क्या है? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा था कि 4 राज्यों में तो हम सरकार बनाएंगे लेकिन राजस्थान बड़ी मुश्किल है? दरअसल राहुल गांधी की अपना एक क्लोज सिस्टम है जहां वो उनको सर्वे करके रिपोर्ट दी जाती है। तो उनको ये कहा गया था कि राजस्थान में कांग्रेस लगभग 6 महीने पहले 40 सीटों के आसपास खड़ी हुई थी, तो वहां पे काम किया गया। अब आपका सवाल था गुर्जर वोट के ऊपर और खासतौर सचिन पायलट को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी 2 दिन तक लगातार राजेश पायलट, सचिन पायलट और गुर्जर कम्युनिटी के ऊपर अपने भाषण में जिक्र किया, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि गुर्जर कम्युनिटी इस बार नाराज है कांग्रेस से। इसकी बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, क्योंकि 2018 में उनको उम्मीद थी कि ये बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां सचिन पायलट अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने गए हैं, वहां गुर्जर वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया है, और जहां वो नहीं गए हैं वहां वो वोट भाजपा के पास शिफ्ट हो गया है। और इसीलिए पीएम ने भी जिक्र किया बार बार गुर्जर वोट का, क्योंकि इस बात को वो समझ रहे थे। तो ओवरऑल जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा जो गुर्जर वोट है वो बीजेपी के पास चला गया। दोनों में बटा है। जहां सचिन पायलट ने चाहा है वहां वो वोट उनके कैंडिडेट को पड़ा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि कैसे कांग्रेस लीडरशिप और अशोक गहलोत के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया राजस्थान को लेके। जो पिछले साल घटना घटी थी 25 सितंबर को, जो विद्रोह हुआ था विधायकों का, और उसके बाद अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, उसके बाद से लेके ये जो खाई थी ये बढ़ती चली गई कांग्रेस लीडरशिप और अशोक गहलोत के बीच में। और दरअसल गहलोत साहब की ताकत ही गांधी परिवार था। वो बार बार ये बात कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा, वो जब चाहेंगे मंजूर कर लेंगे। लेकिन जब सोनिया गांधी ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे तो उनके खिलाफ विद्रोह हो गया, और सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं मानेसर गया था, मेरा विद्रोह अशोक गहलोत के खिलाफ था, लेकिन जो अशोक गहलोत ने किया वो सोनिया गांधी के खिलाफ किया, जो कि याद नहीं आता कि इतिहास में कब ऐसा हुआ था कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बगावत कर दी हो। तो एक मीटिंग होती है टिकटों को लेके, सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बोलते हैं उसको। वो बैठक चल रही थी। उसमें राहुल गांधी ने कहा अशोक गहलोत को कि गहलोत जी, आप मेरे पास 3 महीने पहले आए थे, तो आपने कहा था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके टिकट काटने पड़ेंगे। अब आप सबको टिकट दे रहे हो, तो पहले वाली बात सही थी या ये वाली बात सही है? तो गहलोत साहब से उन्होंने सवाल पूछा। दरअसल गहलोत साहब ने क्या किया कि जो अपने विधायक थे उनको तो टिकट दी, इसके अलावा जो बसपा और इंडिपेंडेंट थे उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दी गई। तो जहां बसपा के विधायक जीते थे और जहां निर्दलीय थे, वहां जो कांग्रेस का कैडर था उसमें निराशा हुई। इस बात को लेके
सीईसी की बैठक में बहुत झगड़ा हुआ। सचिन पायलट ने इस बात का विरोध भी किया। तो इन कारणों से फिर एक और बड़ा कारण था। कुछ दिन पहले, चुनाव से ठीक लगभग 1-1.5 महीने पहले, राहुल गांधी माउंट आबू गए थे। तो जब वो लैंड किए उदयपुर एयरपोर्ट पे, तो वहां उन्होंने अशोक गहलोत को कहा कि आपके लिए ये कंपनी काम कर रही है, जो भी उसका नाम है, डिजाइन बॉक्स, कि आप इससे काम ना करवाएं, ये जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो काम करें। तो ये बात केसी वेणुगोपाल ने भी कन्वे की अशोक गहलोत को, लेकिन आखिर में अशोक गहलोत ने डिजाइन बॉक्स से ही काम करवाया और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नरेश अरोड़ा से थोड़ा कहासुनी भी हुई जी। हाँ, तो गोविंद सिंह डोटासरा और उनके बीच में कहासुनी हुई, और इतनी कहासुनी हुई, इतना प्रेशर बढ़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा को इंटरव्यू देना पड़ा अखबार को। जबकि कांग्रेस के ही एक नेता भगवत जितेंद्र सिंह, जो अलवर से आते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के, उन्होंने फिर फोन किया गोविंद सिंह डोटासरा को, कहा कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप इन्हीं को काम करने दीजिए। हालांकि काम उन्होंने ही किया, लेकिन राहुल गांधी के कहने के बावजूद उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितनी लिबरल पार्टी आपको कांग्रेस मिलेगी कि लीडरशिप के कहने के बावजूद भी आप एक कंपनी को चेंज नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री ने उसी से काम करवाया। तो आप समझ लीजिए कि कितने डिफरेंसेस गांधी परिवार, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में आज खड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है जिनसे आप इस बात का अंदाजा लगाइए। और एक और बात, सचिन पायलट के ऊपर इस बात के आरोप लगे बीच में कि ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि 17 तारीख को सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर दिया गया, उससे पहले वो गाड़ी से प्रचार कर रहे थे, तो वो हेलीकॉप्टर मांगते रहे लेकिन नहीं दिया। 17 तारीख को दिया गया और उसके बाद उन्होंने 23 तारीख तक रोज की 4 रैलियां की। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था सचिन पायलट पर, खड़गे जी ने भी कहा था कि जहां जहां पार्टी के कैंडिडेट्स आपकी डिमांड कर रहे हैं आप वहां जाइए। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास तो हेलीकॉप्टर ही नहीं है, पार्टी की तरफ से दिया गया। तो जब उनको हेलीकॉप्टर दिया, वो भी लीडरशिप के कहने पे दिया। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो पूरा मैनेजमेंट था, पूरा कैंपेन था, वो उन्हीं के आसपास घूम रहा था। एक जो झगड़ा हुआ था, जो मैंने जिक्र किया अभी, किस बात पे हुआ था? दरअसल डिजाइन बॉक्स ने सिर्फ और सिर्फ गहलोत साहब की जो होर्डिंग्स थे, पोस्टर्स थे, वो लगवाए। डोटासरा का ये कहना था कि सचिन पायलट का, पीसीसी प्रेसिडेंट का, खड़गे साहब का, राहुल गांधी का, इन प्रियंका गांधी का, इन सब का भी प्रचार प्रसार में फोटो का इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात पे झगड़ा हुआ था, जो बढ़ के इतना बढ़ गया कि दिल्ली को ये फैसला करना पड़ा कि आप क्या करेंगे अब। तो ये जो नजदीकियां थी ना, वो इतना ज्यादा गैप हो गया है कि मुझे लगता है कि इनको भरना आसान नहीं है। जो आप जिक्र कर रहे थे कि अशोक जी को अकेला, ऐसा लगा कि अकेला छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें संक्षेप में जवाब चाहता हूं कि इसको थोड़ा विस्तार दीजिए कि राहुल गांधी तैयार क्यों नहीं थे राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए उतना एग्रेसिवली? इसीलिए तैयार नहीं थे ना। जो ये घटनाएं घटी, विधायकों के टिकट काटने की बात की, आपने वो बात नहीं मानी। फिर कहा कि इस कंपनी को चेंज कर दीजिए, जो पार्टी के रणनीतिकार है वो आपके लिए काम करेंगे, आपने वो बात नहीं मानी। तो जब आपको सब कुछ खुद ही करना है, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ठीक है, मैं वहां पे प्रचार नहीं करूंगा। आपको याद होगा बीच में खबरें आई, उसके बाद मुझे लगता है 17 या 18 तारीख को, आखिर के मेरे हिसाब से एक हफ्ता ही बचा था, तब राहुल गांधी गए और वो इस शर्त पे गए थे कि मुझे दोनों साथ दिखाई देंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जब वो लैंड किए, लैंड करने से पहले तस्वीरें आई एयरपोर्ट से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुस्कुरा के बातचीत कर रहे थे, जो कि सच्चाई नहीं है। उनके मन कभी नहीं मिल सकते, उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी ने एक मीडिया बाइट दी, उसमें कहा कि हम सब साथ हैं, हम जीतेंगे। और फिर जब उन्होंने पहली रैली की, तो उन्होंने दोनों के हाथ पकड़ के खड़े किए और कहा कि देखिए, मैं बीच में खड़ा हूं, हम दोनों साथ हैं, हम तीनों साथ हैं। तो ये तस्वीरें जरूर सामने आई, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं थी। ये सब जानते हैं, ये बात राहुल गांधी खुद भी जानते हैं, ये बात सचिन पायलट भी जानते हैं, अशोक गहलोत भी जानते हैं। तो जो आपने उससे पूछा कि वो क्यों प्रचार करना नहीं चाहते थे, दरअसल फिर कनिष्क सिंह और केसी वेणुगोपाल, इन 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने राहुल गांधी को मनाया कि अगर आपने प्रचार नहीं किया तो ठीकरा हाईकमांड के सिर पे आएगा, कहेंगे कि राजस्थान में प्रचार करने राहुल गांधी नहीं गए, इसलिए वहां पे हार हुई है। तो लेकिन राहुल गांधी ने फिर शर्त रखी कि मैं चाहता हूं कि सचिन पायलट और गहलोत एक साथ दिखे। वो दिखे तो सही, लेकिन कितना फायदा होगा ये तो परसों समझ में आएगा, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन इनके मन कभी नहीं मिल सकते और इसी बात की नाराजगी राहुल गांधी को थी, इसीलिए वो प्रचार करने के लिए राजी नहीं थे। छत्तीसगढ़ पे हमें बात करनी है, पर एक संक्षेप में राहुल जी, एक
विषय है जिसकी बड़ी चर्चा है राजस्थान में, वो है अदर्स इस बार कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंडिया टुडे माई एक्सिस का सर्वे है वो ये कहता है कि 15% वोट अदर्स को मिल सकता है, जिसमें बाप पार्टी है, आदिवासियों की एएसपी और आरएलपी का गठबंधन है और निर्दलीय है। क्या इसका इस तरह का निष्कर्ष हो सकता है या ये थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा कि जो अदर्स का परफॉर्मेंस बढ़ा है वो इस बात का प्रतीक है कि दोनों ही पार्टियों ने इस बार टिकट बंटवारे में बड़ी गड़बड़ियां की हैं? कुलदीप, आई थिंक टिकट में गड़बड़ियां एक एलिमेंट इसलिए भी इमर्ज करता है कि हर राज्य में, हर पार्टी में अपने इंटरनल डिवीजन इतने थे कि टिकट की बंडरबात हुई है कि ये मेरा। आदेश ने आपको एक इंसिडेंट नहीं बताया कि कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस को जो पिछली बार इंडिपेंडेंस जीत के आए थे, अशोक गहलोत के साथ हो गए थे, 13 में से 12 को टिकट दिया गया। तो उसको लेकर के जो कांग्रेस की कमेटी है इलेक्शन टिकट्स की, उसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी हो गई थी। सचिन पायलट ने उसका मुखर विरोध किया था। सोनिया गांधी हैड टू इंटरवीन कि साहब इस तरह की तनातनी ठीक नहीं है। उसके बाद बीएसपी के जो 6 लोगों का विलय करवा लिया था अशोक गहलोत ने, उसको लेकर के झगड़ा हुआ कि इनको टिकट आप कैसे दें। उनमें शायद 4 को टिकट मिला है, उनमें से एक वो राजेंद्र गुड़ा भी हैं जो कि लाल डायरी लिए हुए अशोक गहलोत के खिलाफ फिर रहे हैं। एक टाइम पे वो उनके सरकार बचाने वाले थे जिस समय पे उन पे संकट के बादल मंडरा रहे थे। राजस्थान का चुनाव जो है, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। आई थिंक ये चुनाव बहुत सारे मुद्दों, लीडरशिप, इन सब से परे कहीं आकर के अदर्स पे टिक गया है। मैं अदर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन माय व्यू राजस्थान में जो हो सकते हैं। पहला है कि गुर्जर वोट। आपने सवाल पूछा था आदेश से कि जिस रीजन में गुर्जर्स आते हैं उस इलाके में लास्ट टाइम में 42 आउट ऑफ 49 सीट्स आई थी कांग्रेस पार्टी की। 49 में से 42 सीटें, जब इतनी बड़ी बहुमत आई, जबकि बीजेपी जब हारती थी वहां पे पहले, तब भी उसकी थोड़ी सीटें निकल आती थी, लेकिन पिछली बार 1 या 2 सीट आई थी उस इलाके में। तो इस बार क्या सचिन फैक्टर, जिस सचिन पायलट ने गुर्जर, मीना, मुस्लिम्स का एक बहुत अच्छा सोशल केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग किया था और जिसके कारण कांग्रेस को सक्सेस मिली थी, उसी सचिन पायलट को जिस इलाके में आज की तारीख में अगर जाएं, किसी गुर्जर घर में जाएं, तो वहां पे आप सवाल पूछिए कि किससे नाराज है। क्या कांग्रेस से नाराज है? नहीं। बीजेपी से नाराज है? नहीं। तो किससे नाराज है? कि साहब उससे नाराज हैं जिसने सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दिया। उन लोगों में ये फैक्ट जम चुका है कि अगर गहलोत जीते या कांग्रेस जीती तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का पॉलिटिकल करियर खत्म है, और ये सोशल एसर्शन की बात होती है। तो उसके लिए वहां पे नाराजगी है। ये 5% गुर्जर वोट इज वेरी क्रिटिकल टुडे कि वहां पे 10-15 सीटें भी कांग्रेस की कम हो गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरा, बीएसपी, मैंने जैसे कहा मध्य प्रदेश के केस में, अगर आप लोगों के वोट शेयर देखिए, लोगों के जो हैं, तो पिछली बार 2018 में बीजेपी हैड लॉस्ट समथिंग क्लोज टू 6.3% वोट और कांग्रेस को 6.2% वोट वो मिल गया था। यानी बीजेपी का लॉस कांग्रेस का गेन बन गया था। इस बार जो दिख रहा है कि जो कांग्रेस का गेन है, लॉस है, वो बहुत कम है। हमारे सर्वे के हिसाब से जिस्ट के करीब 0.7% का कांग्रेस को लगभग लॉस हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। बीजेपी का जो गेन है वो 2.86 है, तो वो अलग कहीं कांग्रेस को अलग कहीं से ले रही है नया वोट। द पॉइंट इज कि कांग्रेस का वोट गिर क्यों नहीं रहा? वो गिरने का कारण यह है कि अगेन देयर इज अ शिफ्ट ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल्स टुवर्ड्स द कांग्रेस पार्टी। तो जो 4% बीएसपी का वोट है, अगर उसमें ड्रिफ्ट हुआ है अशोक गहलोत और कांग्रेस की तरफ, तो वो उसको अरेस्ट कर रहा है, तो ये अदर्स आ गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट्स है साहब, उन्होंने तो इस बार चुनाव में अपनी ऐसी खेती खोली है कि अगर मौका लग गया तो क्या है कि गहलोत साहब और वसुंधरा दोनों चाहेंगे साहब कि 90-95 पे आके पिक्चर अटक जाए। 2024 के लिए उनके जैसा ही आदमी है जो कोalition को हैंडल कर सकता है, लोगों की तोड़फोड़ कर सकता है। अगर हम स्थिति देखें तो मेरे पास लिस्ट है, 11 जगह पे बीजेपी के रिबेल हैं जो अच्छी पोजीशन में है, 7 जगह पे कांग्रेस के रिबेल्स हैं, वो अच्छी पोजीशन है। चावड़ा, चित्तौड़गढ़, वल्लभगढ़ नगर, भीलवाड़ा, मसूद, डिडवाना, सवाई माधोपुर, झोटवाड़ा, बांसुर, बूंदी, दूग, शाहपुरा, नागौर, बसेड़ी, लूनाकाशी, पुष्कर, विराटनगर, किशनगढ़, बाड़मेर, बहरोड, रामगढ़, ये तमाम सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के रिबेल खड़े हैं। नाउ अगर इनमें से कुछ लोग जीत जाते हैं
तो बीजेपी ऑलरेडी बातचीत करना शुरू कर चुकी है, जबकि मेरे को पता लगा है कि कांग्रेस ने अभी तक वो कवायद अपने रेबेल से शुरू नहीं की है। बीजेपी में एक फायदा है कि अगर बीजेपी 95 तक आ जाती है, उसके बाद साहब देखिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड बल्ले बल्ले है, और वो कहीं ना कहीं आकर के वो इस्तेमाल हो जाएगा कि कहीं लोगों की खरीद फरोख्त होने में आसानी हो जाएगी। तो ये पिक्चर जो है ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि अगर ये 17-18 लोग जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बीजेपी के 11 और 7, तो साहब 18 सीटें 199 में ऑलमोस्ट 10% जो सीटें हैं वो इस बार इंडिपेंडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 49 सीटों पे 5% गूजर डिसाइड कर रहे हैं। नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ राजस्थान और थोड़े इलाकों के दलित 4% डिसाइड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो फैक्टर अदर है, ये बाकी सब पे एक तरह से भारी सिद्ध होने वाला है राजस्थान में ये एक इन जनरल भी चर्चा है, एक मुहावरा चल रहा है कि जिसकी भी ऐसा लगता है कि वहां सरकार अशोधरा की आएगी। 90-95 वाला अगर रह गया तो ऐसा लगता है कि अशोधरा की सरकार आएगी, उसके बाद मैनेज किया जाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए अपन के पास समय थोड़ा कम है बात करने के लिए। हिमांशु जी, आपसे शुरुआत। दिल्ली से बैठ करके बहुत लोगों को ये लग रहा था कि सेफ हाउस है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने कई मोर्चों पर काम किया है। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ किसान और धान का है। 70% लोग खेती करते हैं, उसमें भी अधिकतम धान के किसान हैं। उसके पहले की रमन सिंह की जो सरकार थी, जो 2013 में थी, वो अपना 2 साल का बोनस भी नहीं दे पाई। केंद्र में वो अर्जी भी लेकर आए, उसका भी जिक्र कर रहे थे। हालांकि भूपेश बघेल ने बाद में कहा था कि हम अपने समय में इनका बकाया बोनस भी देंगे, वो नहीं दे पाए वो। लेकिन केंद्रीय एमएसपी पर उन्होंने 600 रुपये के करीब बोनस दे करके किसान का धान खरीदा, और इस बार उसको बढ़ा करके भी उन्होंने कहा कि हम 3200 रुपये पे खरीदेंगे। 1 एकड़ में अमूमन 12 से 18 क्विंटल धान होता है। उन्होंने कहा, इस बार वादा किया कि हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। ये कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे थे कांग्रेस की ओर से, जो रूरल इलाकों में जब मैं छत्तीसगढ़ में गया तो जो नज़र आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 2 चीज़ें थीं, या जिसको 2 माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो था नौजवानों की नाराज़गी, ख़ासतौर से अभ्यर्थियों की जो नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। CGPSC में जो स्कैम हुआ, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। कहा गया कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। महादेव ऐप का घोटाला उसी समय सामने आया। और एक तीसरा और एक छोटा प्रयोग एक सीमित इलाके में हुआ, कवर्धा, और उसके ठीक बगल में एक और विधानसभा है साजा, जहां कुछ सांप्रदायिक घटनाएं पिछले 1-2 साल में हुई थी। तो ये कहा गया कि ये छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर ये जगह हैं, जो शायद उन इलाकों में अगर वो नैरेटिव काम कर गया तो भाजपा को फ़ायदा करेगा। वो सेफ हाउस जैसा नहीं है। हालांकि इंडिया टुडे माई एक्सेस का सर्वे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देता दिख रहा है, 40 से 50 सीटें, अगर एवरेज भी आता है तो 45-46 के आसपास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी 36 से 46 सीटें हैं। अगर अधिकतम पे भाजपा चली आती तो सरकार बना सकती है। क्या है वहाँ से इंटरनल? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो वहाँ सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब नेताओं से आप बात करेंगे, वो बताएंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई। पहली बार शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्रिश्चियन उम्मीदवार वहाँ पे उतारा। एक सरकूजा के अंदर जिस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसके पिता को नक्सलियों ने मार दिया था, उसके पिता को टिकट दी है। तो कुलदीप, कुल मिलाकर सीन ये है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो लड़ाई वहाँ लड़ते हुए नजर आनी चाहिए थी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। और लीडरशिप क्राइसिस है वहाँ। आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया आपने, और राजस्थान में भी नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया। रमन सिंह जो हैं 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी, उससे पहले ये तय किया गया कि 12 लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसमें रमन सिंह थे, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मूर्त, इस टाइप के एक 12 लोगों वरिष्ठ नेताओं का ये कहा गया कि इनको मत दीजिए। संघ की भी नाराजगी है, पार्टी के कार्यकर्ता इनसे बहुत नाराज हैं। फिर तय किया गया कि 3 लोगों को टिकट दीजिए, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे को। अगर इन्हें नहीं दिया गया तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तय हुआ। अगले दिन जब पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि इन 12 को टिकट दिया जाएगा, आगे के नामों पे चर्चा की जाए। तो आपके पास जब चेहरे नहीं हो, आप नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट ना करें,
कल मेरी पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने 54 नए चेहरे उतारे हैं 2018 के कंपेयर करके। अगर आप देखेंगे जो उम्मीदवारों की सूची थी उसमें हमने 54 नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन सही मायनों में जिस तरीके से वहाँ संगठन को काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सांसदों के टिकट काट दिए थे और नए चेहरों को मौका दिया था। उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ, वहाँ 9 सीटें जीती, 1 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन जो 2018 का चुनाव के नतीजे थे, अगर उसके हिसाब से देखते तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में कवर अप कर लिया। लेकिन उसके बाद से पार्टी के अंदर जो एक विपक्षी दल की भूमिका होती है वो नहीं हो पाई। बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ में भी जो है फ्री बीज पे ज़्यादा ध्यान दिया है। वहाँ हर जो विवाहित महिला है उसको 1000 रुपये देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। इस बार धान की खेती पर 3100 रुपये खरीद की बात कही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रणनीति है, और साथ में महादेव ऐप को लाया गया। महादेव ऐप आई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन भी किया भूपेश बघेल के खिलाफ कि 500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुलदीप, आप वहाँ थे, तो पहला फेज़ जब 7 नवंबर को हुआ, उसके बाद से मुझे लगता है कि 8 या 9 नवंबर के बाद महादेव ऐप का जिक्र उतना नहीं हुआ जितना जिक्र भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर कर। वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शराब के अंदर भ्रष्टाचार की बात को कही, बहुत से इश्यूज़ को रेस किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 12% का वोट शेयर का डिफरेंस था, उसको पूरी तरीके से पाटने में अभी भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमी रह गई है। और शायद जो एग्जिट पोल माई एक्सेस इंडिया टुडे ग्रुप के दिखा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर इंटरनली लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि लगभग 35 के आसपास हम पहुंचेंगे। जी राहुल जी, एक चीज़ है कि कांग्रेस के बारे में ये पैटर्न पिछले कुछ समय से देखें, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है जहाँ उनके पास एक स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अच्छे नेता हैं। कर्नाटक का उदाहरण है, यहाँ का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि उनको क्षेत्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं भी है तो वो चुनाव बाद तय कर लेते हैं कमल के नाम पर। इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ। आप देखें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन तक नहीं बनाया गया, और पूरी कमान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। जी, ये पहले इसी पे मैं इस पे बात करूंगा कि अमित शाह ने हाथ में कमान ली। ये फैक्टर आपको लगता है राहुल जी कि जहां पर एक कांग्रेस ने एक ऐसा नेतृत्व पैदा कर दिया है जो स्थानीय स्तर का है, जिससे लोग वहां पर रिलेट करते हैं। बाय द वे छत्तीसगढ़ में तो एक किस्म का उपराष्ट्रवाद भी लोग उसको कहते हैं, पर छत्तीसगढ़ अस्मिता को उन्होंने एक मुद्दा बनाया। उसमें बार बार छत्तीसगढ़ महतारी का जिक्र, और वो स्वयं जिस सांस्कृतिक परिधान, और वो जो मुझे उसके लिए शब्द मालूम नहीं है, पर जो खेतों में लकड़ी बांध करके चलते हैं, गेड़ी बांध कर उस चलना, वो उन्होंने किया। क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए स्थानीय स्तर पर नेता की निर्भरता नहीं है उसकी, लेकिन कांग्रेस की निर्भरता बहुत ज्यादा है स्थानीय नेता? कुलदीप थोड़ा खुल के बोलिए। खुल के बोलना यह जरूरी है कि बीजेपी ने 2014 के बाद से जो नीति अपनाई है कि दिल्ली को भारी कर दिया है, हाई कमांड कल्चर हावी हो गया है, और अपने राज्य स्तर के जो उनके सैट्रैप होते थे उनका कद छोटा किया है, उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो अगर इस चुनाव में बीजेपी 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाती है, इट विल बी द कर्टेन्स फॉर द 3 ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स, जो कि एक टाइम पे समय पे नरेंद्र मोदी के कंटेम्पररीज हुआ करते थे, राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, बार बार जिता के लाए थे, और ये कहा जाता था कि ये जो है बीजेपी के क्षेत्रीय शत्रप है और ये अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाते हैं। तो रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, 3 राज्यों में हार का नतीजा इन लोगों के लिए काफी बड़ा होगा। दूसरी बात, इस आपने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन अगर जिता लेते हैं तो कहीं ना कहीं
नरेंद्र मोदी फैक्टर के लिए बर्न हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का जो एक प्रेजेंस है, अमित शाह का मैनेजमेंट है, ये उसके लिए वैलिडेशन हो जाएगा, तो ये फायदे की चीज साबित होगा। 5 राज्य अगर हम देखें जहां चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए कि साहब चाहे जो भी हो जाए कि रस्सी जल गई मगर अभी दम नहीं गया है कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस इज अ बिग प्लेयर। ये आप हैरानी सोचिए कि 2 चुनावों में 40 से 55 सीटों में निपटी हुई पार्टी, जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया था कुछ समय पहले, 2 राज्यों में उसकी सरकार होती थी, आज भी वो पार्टी कह रही है कि 5 राज्यों में हम मेजर प्लेयर हैं, जो कि बीजेपी नहीं है मिजोरम में। और उसके बावजूद वो ये भी कह रही है कि हम अभी सरकार बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सरकारें बनती हैं, तेलंगाना में अद्वितीय जीत होती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ले जाती है, तो कांग्रेस का सिक्का इंडिया अलायंस के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा दैट विल बिकम ए बिग फोर्स। तो कांग्रेस कह पाएगी साहब कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदी रहा दौरे जहां हमारा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये निकल के आ रहा है, जो आपने बात कही कि जहां रीजनल लीडर्स होते हैं, बिल्कुल कांग्रेस के थोड़ा सा एक रिकवरी हुई है कि बड़े नेताओं का होना, लेकिन कांग्रेस की क्राइसिस 2 राज्यों में देख लीजिए या 3 राज्यों में, कि इन राजस्थान जो पुराना नेता जो कि वाइली जादूगर है, जो जिता सकता है चुनाव, या सचिन पायलट, वो लीडरशिप को लेकर के द्वंद है। अशोक गहलोत के लिए यह हार का मतलब होगा दैट ही इज वर्चुअली, क्योंकि राहुल गांधी के दरबार से उनके लिए दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं तो अशोक गहलोत साहब तो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम। अगर मध्य प्रदेश में एक कहानी आपको नहीं सुनाई, मैं थोड़ा आपको लेट हो गया बताने में, आदेश ने मेरे एक प्रोग्राम में उन्होंने कहानी सुनाई थी बहुत बेहतरीन, कि किस तरह से राहुल गांधी वगैरह को खबर आई कि 17 रैली कर चुके थे शिवराज सिंह चौहान, तब तक कमलनाथ ने 3 की थी, सब कुछ कमलनाथ में था, तो उनको दिल्ली बुलाना, मध्य प्रदेश की स्ट्रैटेजी बना के कहा गया कि भाई कैंपेन तो कर लो। तो एक श्योर शॉट स्टेट जहां मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती थी, वहां आज हम एक टाइट कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपका पोल कह रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। 6 महीने पहले कांग्रेस चुनाव जीतती दिख रही थी। अब अगर मैं ये कहूं कि आप जो कह रही है, रमन सिंह की हालत कुछ ऐसी गड़बड़ है कि टीएस सिंहदेव वहां पे अभी उनके नीचे सीढ़ी सुलगाए हुए हैं। अब अगर आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ये नहीं कि रीजनल लीडर्स हैं, कांग्रेस बहुत क्लेवरली एक बड़ा तेज काम कर रही है। वो किसी भी राज्य को नेशनल इशू पे जाने ही नहीं दे रही है। कांग्रेस हर चुनाव को लोकल लोकल लोकल, जो मोदी जी कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, वही वोकल फॉर लोकल कर्नाटक में किया, कांग्रेस जीती। राजस्थान में तमाम परेशानी के बावजूद वेलफेयर स्कीम्स और वोकल फॉर लोकल के कारण कांग्रेस अभी भी प्ले में है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। मध्य प्रदेश में तमाम चीजों के बावजूद उन्होंने अवॉइड कर दिया। आप देखिए कहीं पे भी राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं हो पाया है, इट इज कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह वर्सेस बघेल। छत्तीसगढ़ में भी वह हाल है, तेलंगाना में यह हाल है कि बीजेपी जितना बीआरएस पे अटैक कर रही है, उसका जो नुकसान है वो बीआरएस को हो रहा है, विच मींस दैट द वोट इज गेटिंग स्प्लिट। जो एंटी कांग्रेस वोट है वो स्प्लिट हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की जो डोमेस्टिक लोकल पॉलिटिक्स खेलना है वो अपने लीडर्स के साथ फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। लेकिन एक उसमें कैच है कुलदीप, जो कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए वार्निंग साइन है। आप किसी भी राज्य का, किसी भी एजेंसी का सर्वे उठा लीजिए, कहीं पे भी हर हारी और जीती बाजी में नरेंद्र मोदी का रेटिंग 70% से ऊपर है। नाउ दिस 70% रेटिंग में अगर आप देखें तो दूसरे हाथ पे कांग्रेस के राहुल गांधी ना राजस्थान में प्ले में है, ना मध्य प्रदेश में प्ले में है, ना छत्तीसगढ़ में, ना तेलंगाना में, ना मिजोरम में। अब उसका क्या है कि मैं मानता हूं कि ये स्टेट इलेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस जो पीएम के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लोकसभा चुनाव 5 महीने दूर हैं साहब। इन राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी इस हाई रेटिंग पे चलते हैं दैट ही इज ऑन ए टिकट फॉर लोकसभा, वो यहां नहीं जिता पा रहे हो, लेकिन वो बीजेपी के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा साइन है, जबकि कांग्रेस के लिए चिंता का साइन है। तो ये कांग्रेस को वोकल फॉर लोकल से वोकल फॉर नेशनल कैसे आएंगे, ये एक रास्ता तय करना होगा। दूसरा, इन किसी भी राज्यों में आप देखिए, जो राहुल गांधी का पेट बगबेर है, अभी सबसे ज्यादा उनका पसंदीदा टॉपिक क्या है, वो कास्ट सेंसस है। वो कहीं प्ले में दिख ही नहीं रहा है।
मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कास्ट प्ले में ही नहीं आ रही है। तो क्या है कि क्या 5 महीने में इतना मोमेंटम क्रिएट कर पाएंगे ओबीसी और तमाम लोगों के लिए कि राहुल गांधी उस मुद्दे को लेकर के मोदी के समकक्ष खड़े हो जाएंगे। मैं मतलब इसी में एक छोटा सा उदाहरण, मैं राजस्थान के तारानगर में, वहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। मैं तारानगर में गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। उस रैली में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता एक ट्रक में भर के पानी की बोतलें रखी हुई थी, उसको बांट रहे थे। तो उस ट्रक में चढ़ गया और उन कार्यकर्ताओं से बात करने लगा। तो वहाँ नरेंद्र पुजानिया वर्सेस राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला है। राजेंद्र राठौड़ राजपूत समाज से आते हैं, नरेंद्र पुजानिया जाट समाज से आते हैं, और कमोबेश इसी तरह से वोटों का बंटवारा होगा, ऐसा उस दिन लग भी रहा था। तो वो एक लड़का था जिससे मैंने पूछा कि भाई क्या माहौल है, तो उसने कहा कि मैं मोदी के लिए यहाँ आया हूँ, मोदी के लिए पानी बांट रहा हूँ। इस विधानसभा चुनाव में मैं नरेंद्र पुजानिया कांग्रेस को वोट दूंगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। वो इस चुनाव में भी, इन चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में कहीं हवा हो या ना हो, इसके बावजूद ये दिखा। आदिश भाई, फिर से छत्तीसगढ़ पर आते हैं। ये थोड़ी सी स्पष्टता इसमें आनी बाकी है क्या कि ये चुनाव कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल के ही नेतृत्व में लड़े गए हैं, या केंद्रीय आला कमान के नेतृत्व में भी लड़े गए हैं? कल जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो टीएस सिंहदेव का एक थोड़ा भावुक करने वाला बयान भी आया। नहीं, देखिए, भूपेश बघेल और उनकी टीम की तरफ से ये प्रेशर था कि इस बात की घोषणा कर दी जाए कि भूपेश बघेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कहता था कि 18% इस बात का फायदा होगा अगर हम उनको घोषित कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जितनी बार भी छत्तीसगढ़ गए, उन्होंने एक कलेक्टिव लीडरशिप का मैसेज दिया। उसमें टीएस बाबा, ताम्रध्वज साहू और राहुल गांधी और भूपेश बघेल हमेशा ये इकट्ठे नजर आते थे। धान के खेत में आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी गए थे तो 4 लोग इकट्ठे थे। तो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, कि भूपेश बघेल क्योंकि ओबीसी हैं और ओबीसी के पूरा काफी दिल के करीब है राहुल गांधी के आजकल, तो मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई ऑल्टरनेट लाल पैदा हो रहा है। और अगर इस बात के संकेत अगर टीएस बाबा को होते तो बाबा अपने क्षेत्र में पूरा काम करते। इस बार बाबा ने सरगुजा में, बिलासपुर में, आसपास का जो उनका इलाका था, इतना बस्तर में इतना ज्यादा उन्होंने बाहर निकल के काम नहीं किया। और मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर हर बारी सेंचुरी नहीं मारता। यानी कांग्रेस का अनुमान ये है कि जहां पिछली बार सरगुजा में 14 में से 14 सीटें आई थी, इस बार वहां उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही बस्तर में है, ऐसा ही बिलासपुर में है। तो जो 68 सीटों से घट के कांग्रेस जो दिखा रही है कि 50 के आसपास नजर आ रही है आपको, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे कहते हैं कि ये 48 से 54 के बीच में कहीं आकर रुक जाएंगी, जो कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम था छत्तीसगढ़ में उनके मुताबिक। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ, हाँ, एक अच्छा काम क्या किया था भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले। भूपेश बघेल ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 22 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। अब उनकी इसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या थी कि उन्होंने इसको कैसे अंजाम दिया। दरअसल पिछले 1 साल से भूपेश बघेल अपने सभी विधायकों को सर्वे करवाते थे, और जो उनकी रिपोर्ट आती थी उनको डाल के एनवलप में और बुला के विधायक को उसको सौंप देते थे। कहते देखिए तुम्हारा सर्वे है, इसमें तुम चुनाव हार रहे हो, इसको आप ठीक कर लो, चुनाव तक ठीक हो जाएगा तो मैं आपको टिकट दे दूंगा, पार्टी आपको टिकट दे देगी। तो 1 साल तक लगातार इन 22 विधायकों को उनको सर्वे दिए गए, बताया गया कि आपके राज्य, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ये स्थिति है, अगर आपने आपको टिकट चाहिए तो आप इसको ठीक कर लीजिए। तो उन 22 में से ज्यादा का विरोध नहीं झेलना पड़ा इनको, क्योंकि होता ऐसा है कि अगर आप 22 विधायकों को टिकट काट दो तो भारी बवाल हो जाता है पूरे स्टेट में, सब इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया। तो भूपेश बघेल अघोषित उम्मीदवार, जो आपका सवाल था कि घोषित नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बात में संदेह भी कम है क्योंकि ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, एक सफल मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक दूसरी पारी उनको कांग्रेस लीडरशिप दे सकती है। ठीक है। राहुल जी, आपने एक ब्रीफली जिक्र किया था मिजोरम का, मिजोरम के जो एग्जिट पोल्स हैं, तो बहुत ब्रीफली अगर उसको आप एक्सप्लेन कर सकें हमारे लिए, ये जो फिनोमेना है जोरम पीपल्स मूवमेंट का, जो एमएनएफ को भी पछाड़ रहा है और कांग्रेस तो कहीं टक्कर में है ही नहीं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, मिजोरम में जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहां दिल्ली जैसा सूर्योदय हो रहा है।
पीपल्स मूवमेंट से निकली हुई आम आदमी पार्टी जिस तरह से 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सत्ता में जिस तरह से आई थी, ये बिल्कुल वर्चुअल रिपीट है साहब। वहां पे मिजोरम इज ए क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया, 75% से ज्यादा की वहां की आबादी जो है वो क्रिश्चियन है, और वहां पे बहुत सालों से जो एमएनएफ का जोर रहा है और कांग्रेस सेकंड प्ले में रही है, दोनों से एक जनता जैसे लग रहा है कि ऊब चुकी है। तो ये जो जेडपीएम का मूवमेंट है, ये युवाओं का मूवमेंट है, ये युवाओं का बदलाव के लिए मूवमेंट है। हालांकि उनके नेता जो हैं वो 74 साल के बुजुर्ग हैं, तो एक बड़ा स्ट्रेंज पैराडॉक्स है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अन्ना हजारे लीडिंग अ यंग पॉपुलर मूवमेंट इन दिल्ली, वैसे ही जेडपीएम का जो मूवमेंट है वहां पे लोग आजिज आ गए हैं एमएनएफ की जो एक मोनोपोली थी या कांग्रेस की जो मोनोपोली थी, और उसके खिलाफ एक यूथ मूवमेंट। यानी हैरानी मानिए, मैंने जो पहले जिक्र किया कि जिस पार्टी को लास्ट टाइम सिंबल नहीं मिल पाया था, तो उसको सिंबल ना मिलने के कारण क्या था कि वो सब अलग अलग लड़े थे, और अलग अलग लड़ने के कारण एक बहुत ही स्प्लिट वोट और एक स्प्लिट इलेक्टोरल पिक्चर इमर्ज करी थी, जिसका बेनिफिट एमएनएफ को गया था। मगर हम ये देख रहे हैं कि मिजोरम में नॉट ओनली जेडपीएम आगे चल रही है, मगर मार्जिन्स जो सर्वेस के हिसाब से देखेंगे, अगर आपका इंडिया टुडे का अगर हम सर्वे देखेंगे, जो 49% वोट उनको वहां मिल रहा है, और जो आपकी एमएनएफ है उसको करीब 20-25% का मिल रहा है, कांग्रेस को 20% का मिल रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई थी, वो पार्टी इतना वोट ले जा रही है 50% के करीब का, कि बाकी एस्टैब्लिश्ड सालों से पार्टी उन दोनों का वोट मिला करके भी जेडपीएम के बराबर नहीं हो रहा है। मींस देयर इज अ मूव, दैट्स अ वेव। ये वेव है साहब कि चुनाव के आने के बाद हम ये कह रहे हैं कि जैसे एक समय दिल्ली में हुआ था, जो आपका मूवमेंट था कि सुपड़ा साफ हो गया था पुराने वर्किंग फोर्सेस का, जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल फोर्सेस थे, मिजोरम उस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी उम्मीद की डायरेक्शन है। क्या है कि पॉलिटिकल इवोल्यूशन में अगर जन आंदोलन से उठ करके लोग आते हैं, वो शुरू में गलतियां करेंगे, नालायकी करेंगे और तमाम उन पे अटैक होंगे, मगर ये पॉलिटिक्स का हेल्दी होना है कि दो एस्टैब्लिश्ड पार्टियों के होने के बावजूद मिजोरम जैसे राष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां आप देखिए कि हर जगह पे जो पार्टी एस्टैब्लिश हो गई है उसको डिस्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओनली एग्जांपल्स इन नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखें कुलदीप, तो इज त्रिपुरा, जहां पे सीपीएम का इतना स्ट्रांग होल्ड था और अचानक बीजेपी जैसी पार्टी आती है, कांग्रेस और सीपीएम के बीच का एक खो खो चलता था, उसमें उन दोनों को डिसलॉज करके बीजेपी बीच में आ जाती है। आई थिंक मिजोरम इज अ वेरी वेरी ब्राइट साइन फॉर नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ इंडिया। आदेश भाई, एक संक्षेप में ये पांचों प्रदेशों के जो चुनाव हैं, तो उसमें से 3 मोटा माटी ये कहा जाता है कि हिंदी भाषी हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा बोली जाती है, पर शहरों में हिंदी लोग बोलते हैं। किन सीटों पर आपकी नज़र 3 तारीख को रहेगी, जहां मतलब मैं वीआईपी और हाई प्रोफाइल सीटों की ही बात नहीं कर रहा हूं, आपके हिसाब से जिन सीटों से कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, वो कौन सी सीटें हो सकती हैं इन तीनों प्रदेशों में मुख्य रूप से? देखिए, एक तो मेरी नजर है कि चंबल में कितनी सीटें में बीजेपी जीती है। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि टीएस बाबू आएंगी, क्योंकि पिछली बार का जो आंकड़ा था और इस बार का जो आंकड़ा है उसमें कितना डिफरेंस आएगा। तीसरा, सचिन पायलट ने जहां जहां कैंपेन किया उन सीटों की क्या स्थिति रहेगी, और खास तौर पर कितने गुर्जर उम्मीदवार जीतते हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चौथा, कुछ टिकटें ऐसी बटी हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर पर जैसे कमलनाथ जी ने कुछ टिकटें ऐसे बांटी हैं, उन पे मेरी नजर है कि कमलनाथ ने जितनी सीटें दी हैं उनमें से कितने कैंडिडेट जीत के आए हैं, क्या विनिंग रेशियो रहा है बिटवीन कमलनाथ एंड दिग्विजय सिंह। मैं स्पेसिफिक सीट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नेताओं के इलाके और उनके द्वारा दी हुई टिकटों पे मेरी नजर है कि क्योंकि क्या है ना कि विनिंग जो क्राइटेरिया है
उसमें उसके लिहाज से अब की बार टिकट दी गई थी। तो मुझे ये जानना है कि इन नेताओं के इलाके में और इनके द्वारा दिए हुए टिकटों में कितना % इन्होंने अचीव किया। राहुल जी, यही सवाल आपसे भी, कौन सी सीटों पे आपको लगता है कि थोड़ा आंखें तिरछी, भौहें तिरछी होंगी उस दिन देखने वालों की? देखिए, एक तो सीट वो जो हिमांशु ने मेंशन किया था कि मुरैना के पास एक सीट है जिसमें पूरे दमखम लगा दिया गया था। दिमनी यार मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या होता है कि उसमें नाम में ना फिर जनता क्या खुद नहीं खोजती है। तो एनीवे वहां आप देखिएगा कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। दूसरा बीजेपी का खतरा मुझे मंडरा रहा है, जो एक सीट का आपने नाम लिया जहां पे एक बहुत दिग्गज नेता लड़ रहे हैं, तो आप उस सीट को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास राजस्थान में बहुत सारी कुछ सीटें हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये याद रखिएगा कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, ये अच्छे खासे कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं की, वो जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी, अगर आप उसको देख लें, उस लिस्ट को निकाल कर रखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। क्या है कि पार्टियों में से बाहर से आए हुए लोगों को जो इंपोर्टेड माल है उस पे अपना लेबल चिपका करके अगर आप बेचने जाएंगे तो साहब ऐसा है कि जिन लोगों को सुना की आदत है वो विस्की नहीं पसंद करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि उन सीटों पे मेरा बड़ा फोकस रहेगा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से उतारा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिन 7 लोगों को उतारा है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक का जिक्र राहुल जी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की वो सीटें 4 जहां सांसदों को उतारा गया है, अरुण साहू, ये तमाम लोग हैं। और साथ में राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे की जो सीट है झालापाटन, उसमें क्या उनका मार्जिन, विनिंग मार्जिन बढ़ता है या कम होता है? पिछली बार वो लगभग 38,000 वोटों से चुनाव जीती थी। तीसरी चीज़ जो है वो है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वो नुकसान कर पाएंगे जैसा चिराग पासवान ने जेडीयू का बिहार में 2020 में किया था? ठीक है, अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में बहुत ही सरप्राइजिंग नतीजे आएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सीटें भले ही कम जीते, लेकिन मुझे लगता है जो डेंट है वो ज़्यादा करेंगे। 7 बाई इलेक्शन हुए हैं कुलदीप राजस्थान में, 6 भारतीय जनता पार्टी हारी है और 2 चुनाव ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। जी, और मैं शेखावाटी में और गया उसमें बड़ा रोल जो है वो हनुमान बेनीवाल का था। जी, शेखावाटी के मैं इलाके में गया था। जाट बैस्टन है, वो बड़ी आबादी वहाँ पर जाट है, और उसमें शक नहीं है कि जाट वहाँ पर, जहाँ पर आरएलपी का कैंडिडेट मजबूत है वहाँ आरएलपी के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। जहाँ आरएलपी का कैंडिडेट मजबूत नहीं है, बल्कि एक सीट है नागौर सीट, जहाँ पर एक अघोषित समर्थन है आरएलपी का कांग्रेस के हरिंदर मिर्धा के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मिर्धा लड़ी, दोनों ही मिर्धा परिवार के सदस्य हैं। तो एक अघोषित अलायंस आरएलपी और कांग्रेस का पहले से ही वहाँ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों इस बातचीत में शामिल हुए। राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया, हिमांशु जी आपका शुक्रिया, और आदेश रावल आपका भी शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सत्र की ओर, जिसमें बात करेंगे तेलंगाना की। नेता नगरी के इस सत्र में मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी बात करूंगा तेलंगाना के चुनाव के बारे में। एग्जिट पोल के बाद ऊहापोह बढ़ गया है, बीआरएस तीसरी दफा कामयाब होगी या कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में इस दुर्ग को भेदने में सफल होगी, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 3 मेहमान। तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ रही है इंडिया टुडे की अक्षता नंदगोपाल। अक्षता, बहुत बहुत स्वागत है आरवम के बाद अब नेता नगरी में भी आपका। नमस्ते। नमस्ते सौरभ, मेरे डेब्यू है नेता नगरी में। नमस्कारम राजा। नमस्कारम। और किसी ने आपको टोका नहीं, बीआरएस का रंग भी गुलाबी है और आज आपकी पोशाक भी गुलाबी है। आपके पीछे भी गुलाबी है सौरभ। लेकिन मैं तेलंगाना में नहीं खड़ा हूँ। अरे आज तो हमारे एग्जिट पोल रिलीज हो रहा है, तो ऑलरेडी कमेंट्स आ गया कि अच्छा एग्जिट पोल तो पिंक ही दिखेगा क्योंकि अक्षता पहन रही है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल कलर्स बैन करूंगी तो मैं क्या ब्लैक भी नहीं पहन सकती हूँ? वो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि डीएमके का कलर हो जाएगा, फिर कुछ कलर ही बचा नहीं है। सारे कलर अच्छे हैं, बिंदास पहनिए। ऑब्जेक्टिविटी बचा के रखना जरूरी है, बाकी कलर्स का क्या है।
पॉलिटिकल पार्टी के झंडों से कलर थोड़ी तय होंगे कि कौन पहने कौन नहीं। तो क्या लग रहा है, पॉपुलर ओपिनियन एग्जिट पोल के हिसाब से आपकी है, या आपको लगता है कि बीआरएस अभी भी सत्ता की दौड़ में आगे है, दे आर अहेड इन द रेस? देखो, काफी सारे एग्जिट पोल यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज बैटल या कांग्रेस को एज दे रहे हैं। मैं 2 हफ्ते से काफी जगह ट्रैवल कर रही हूँ और इन जगहों में मेरे को लगता है कि बीआरएस थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट घूमे आपने? मैंने हैदराबाद से पहला दिन कामारेड्डी गई थी जहां पे केसीआर और रेवंत रेड्डी लड़ रहे हैं, फिर करीमनगर गई, निजामाबाद, वारंगल, तो हाँ, और महेश्वरम जो आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद थे जहाँ पे केसीआर रैली था। तो ये सब जगह घूम के मेरे को लग रहा है, और ये काफी मतलब जो लोकेशंस और डिस्ट्रिक्ट्स में बोल रही हूँ ये सब लार्जली नॉर्दर्न तेलंगाना है, और नॉर्दर्न तेलंगाना बीआरएस के बेस्टियन है, उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे कि 54 असेंबली सेगमेंट्स है नॉर्थ तेलंगाना में, और उसमें से 47 बीआरएस के साथ था 2018 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ तेलंगाना। मेरे को लगता है कि जो गेम चेंजर है वो है नॉर्दर्न तेलंगाना। अगर नॉर्दर्न तेलंगाना इस बार बीआरएस को चूज नहीं करता है और थोड़ा सा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 45 to 50% ऑफ द सीट्स कांग्रेस के साथ जाता है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि केसीआर को हैट्रिक सीएम नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनके बैस्टियन है इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न तेलंगाना साउथ से ज्यादा डेवलप्ड है। नॉर्दर्न तेलंगाना बहुत इन्वेस्टेड है, जो तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट है उसमें बहुत इन्वेस्टेड है, और इसलिए केसीआर के साथ है। तो अगर वो चेंज करना है ना, तो फिर एक फैक्टर होगा बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, जो मेरे को लगा था ऑन ग्राउंड, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि एक पूरा मतलब स्वीप हो जाएगा एंटी केसीआर और प्रो कांग्रेस। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल है। और दूसरी चीज, अगर 2018 और अभी देखेंगे कांग्रेस के लिए, अगर उनको केसीआर और बीआरएस को डिफीट करना है तो उनकी वोट शेयर जो है एटलीस्ट 3-4 सौरभ इंक्रीज करना है, और दैट्स अ मैमथ टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क टू अकम्प्लिश अगेंस्ट केसीआर इन तेलंगाना। और इसलिए ये भी है कि जो भी नंबर अब बीआरएस के लेते हो, अगर इफ दे फॉल शॉर्ट ऑफ 60, ऑलवेज रिमेंबर कि उनके पास एआईएमआईएम का सपोर्ट है। फॉर्मल अलायंस नहीं है, लेकिन ओवैसी ने बोल दिया डायरेक्टली, हमेशा बोलता है कि मेरे को केसीआर ही सीएम बननी चाहिए, तो वो सपोर्ट भी होगा बीआरएस के लिए। तो जो भी नंबर बीआरएस का है उसमें एआईएमआईएम ऐड कर लो। जी अक्षिता, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, 2018 में जब 119 सीटों के लिए नतीजे आए थे तब टीआरएस को 88 मिली थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी 19 के साथ, एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी। एज अक्षिता मेंशन कि आप सिर्फ बीआरएस के नंबर्स के हिसाब से सरकार का प्रेडिक्शन ना तय करें, एआईएमआईएम के नंबर जोड़कर ही मेजॉरिटी के फिगर को देखें। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आए। अक्षिता, आई विल कम टू यू। अब मैं रुक कर रहा हूं चिगुरु प्रशांत कुमार का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से ही। क्या लग रहे हैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन प्रशांत? देखिए सर, 2018 के चुनाव के नतीजे है उससे आज के जो चुनाव हुआ है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना के जो पॉलिटिक्स में जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस हुआ है, वो पिछले 6 महीने हुआ है कर्नाटक के इलेक्शन के बाद। कर्नाटक के इलेक्शन के बाद यहाँ पे उससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी हावी थी, लेकिन उन्होंने एक गलत काम, उनके शीर्ष नेतृत्व ने वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बदला, तो प्रदेश अध्यक्ष को बदला, संजय बंडी को बदला। हाँ, बंडी संजय को उन्होंने बदला है। हाँ। जो एक मजबूत नेता थे, जमीन से जुड़े थे, उन्होंने संगठन को बहुत मजबूत किया था। अचानक से उनको बदलकर इन्होंने दूसरा अध्यक्ष लेके आया, तो जनता के अंदर एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बीआरएस और बीजेपी एक है। इसका दूसरा भी कारण यह है कि जो दिल्ली लिकर स्कैम है उसमें सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसमें केसीआर की पुत्री भी इन्वॉल्व है। बाकी सारे लोग अरेस्ट हुआ है, लेकिन उनकी पुत्री अरेस्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड पे ये परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी इज पर्दे के पीछे से इन अलायंस विद बीआरएस, क्योंकि ईडी या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रही हैं के कविता के साथ। ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड में लेके गया है, और जनता इस बात को मान भी रही है, क्योंकि उनके सामने क्लियरली दिख रहा है कि बाकी सारे लोगों को अरेस्ट किया है, सिर्फ कविता को अरेस्ट नहीं करा है इन्होंने। एक तो बात ये है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार, मैं जहां तक कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, ये वाला जो कैंपेन है ये अलग तरीके से
बड़ी एक स्ट्रैटेजिकली इन्होंने एक प्रोपागेंडा कैंपेन चलाया है। एक तो केसीआर के करप्शन को लेकर, दूसरी बात इन्होंने जो है एक कैंपेन ये चला है कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो गारंटी मैनिफेस्टो जो अनाउंस किया है उसमें पब्लिक में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो एक हाई वोल्टेज कैंपेन चला है केसीआर के उनके जो फेल्यूर्स है उसको प्रोजेक्ट करते हुए, और उनके मैं प्रशांत आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ न्यूज रूम से नबीला जमाल हैं। बताइए, आप बार बार ये हो रहा है कि कर्नाटक का मोमेंटम या कर्नाटक के बाद बीजेपी या कांग्रेस की कंडीशन में बदलाव, आप खुद कर्नाटक से आती हैं और लगातार सदर्न स्टेट्स को कवर कर रही हैं। व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ तेलंगाना? जी मैं एक बात कह दूं पहले ही कि अभी खबर आई है कि केसीआर ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 4 दिसंबर को, एक दिन इलेक्शन काउंटिंग डे के बाद, वो एक मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग होल्ड करेंगे तेलंगाना सेक्रेटरीट में। सो दैट्स हाउ कॉन्फिडेंस ही है। उनका कॉन्फिडेंस इतना है कि इलेक्शन रिजल्ट आए बिना, और उससे पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कैबिनेट मीटिंग है 4 तारीख। पर वैसे भी नबीला, ये सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मतलब अगर उनकी सरकार बनती है तो भी और सरकार नहीं बनती है तो भी एक वो फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग होती है। गवर्नमेंट विल रिमेन अंटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वो सही बात है, मगर वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जो उन्होंने पोलिंग बूथ पे डटे रहना, हम पावर में आ रहे हैं, आप रेडी रहो, 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है स्टेट सेक्रेटरी में। तो वो चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे सब एज इफ कि वो जीत चुके हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में। तो उसके अलावा मैं ये कह दूं कि पिछले जो 2018 का नंबर्स जो आपने कहा है, वो नंबर्स और ये कंपेयर करेंगे ये 2023 में, फर्क यही पड़ा है कि कांग्रेस की कर्नाटका में ऐसी जीत हुई है, उनका एक थंपिंग विक्ट्री हुआ है कि वो इफेक्ट अभी तेलंगाना में पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अगर कांग्रेस 17 उन्होंने जो सीट्स जीता है 2018, अगर वो 40 तक भी आए तो वो बड़ी बात है, रिसर्जेंस है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक 1 महीने पहले तक कांग्रेस डोरमेंट था, मतलब उनका कोई एक्टिविटी नहीं था। तो जब कर्नाटका इलेक्शंस वो जीते, उन्होंने एक सर्वे किया, कांग्रेस ने सर्वे किया तेलंगाना में कि क्या वहां पर उनका फेवरेबल ग्राउंड है या नहीं। वो सर्वे में उनको पता चला कि वो बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है बीआरएस के खिलाफ, करप्शन एलिगेशंस है बीआरएस के ऊपर, मगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। तो और एक और चीज है कि बीआरएस शायद बीजेपी का बी टीम है, वो बहुत सारे बीजेपी ने पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स जो लाए थे, बीआरएस और केसीआर चीफ मिनिस्टर के दौर पे उन्होंने सपोर्ट किया है बीजेपी को। तो एक ऐसा हवा है कि ये बीजेपी का बी टीम है। और तेलंगाना रीजन में जितना भी कहो बीजेपी का फेवर उतना नहीं है, तो लोग इस वजह से कांग्रेस को एक ऑल्टरनेटिव के तरह देखते हैं। मगर फिर भी अगर देखा जाए कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग सीट्स कंपेयर करें, जो बीआरएस के पास है वो ऑलमोस्ट 67 स्ट्रॉन्ग सीट्स है हमारे इंडिया टुडे सर्वे के बेस पे। 67 स्ट्रॉन्ग सीट्स है बीआरएस के पास, और कांग्रेस के पास सिर्फ 17 स्ट्रॉन्ग सीट्स है। तो एक वेव बस ठीक नहीं है, जस्ट नॉट अ वेव इज इनफ। उनको एक सुनामी और एक स्टॉर्म को लाना चाहिए कांग्रेस को, अगर बीआरएस के ऑपोजिट जीतना है। मगर एक क्विक वर्ड में कह दूं कि कांग्रेस माइनॉरिटी वोट बैंक को कैप्चर करना चाहता है, जैसे उन्होंने किया वहां पर कर्नाटका में भी। दलित और मुस्लिम्स को वो बहुत फोकस कर रहे हैं, और एआईएमएम, मगर इतना इजी नहीं है जैसे कर्नाटका में था उनको वो वोट बेस कैप्चर करना, क्योंकि यहां पर एआईएमआईएम बहुत ही स्ट्रांग है ओल्ड हैदराबाद रीजन में। और मुसलमान लोग जो हैदराबाद में है या तेलंगाना में है, वो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी को एक देखते हैं कि एक ही बुलंद आवाज है पार्लियामेंट में जो मुसलमानों के पक्ष में ऐसे आवाज से बात करता है। कांग्रेस में उनका उतना अभी कनेक्ट नहीं है। ओके अक्षिता, आप जब ग्राउंड पे घूम रही थी तो कौन से इलेक्टोरल इश्यूज की आपको रेजोनेंस ज्यादा दिखी? उन इश्यूज के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। 2-3 चीज थे सौरभ। एक, जब रूरल पॉकेट्स में एटलीस्ट में जाती थी, एक फार्मर्स के साथ क्या रेजोनेट हुआ, राइट टू बंधु एक स्कीम है जो केसीआर सरकार ने लेकर आए थे, जिसमें दे गिव पेमेंट्स एसेंशियली विद एवरी क्रॉप टर्न। तो मतलब दे गेट अबाउट 5,000 रुपीज पर एकड़, और ये लैंड ओनिंग फार्मर्स के लिए है। तो ये काफी रेजोनेट हुआ है, और ये शायद एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा सा बैटल कर सकते हैं। दूसरी चीज, द दलित फैक्टर। और अगर केसीआर के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा
वो दलित्स की वजह से हो सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीआरएस ने पहले तो 2018 में प्रॉमिस किया कि हम एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। केसीआर ही मुख्यमंत्री था और केसीआर एक बहुत एफ्लुएंट कम्युनिटी, वेलमा कम्युनिटी से आते हैं, तो दलित्स को थोड़ा सा चीटेड जैसे लग रहा था। दूसरा दलित बंधु, जो अगेन एक गेम चेंजर स्कीम जैसा मार्केट किया था, लेकिन काफी ग्राउंड पे ये क्या थी ये स्कीम? रायतू बंधु तो समझ में आया, किसानों को हेल्प कर रहे थे, बाद में किसान सम्मान निधि या इस तरह की और भी स्कीम आई सेंट्रल या स्टेट लेवल पे। दलित बंधु स्कीम क्या थी? दलित बंधु ये है कि देयर वाज अबाउट 10 लाख पर एससी फैमिली, जो मतलब एक गेम चेंजर स्कीम जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करके देने थे। लेकिन इसमें इतना ज्यादा करप्शन एलिगेशंस है ना सौरभ, और ये करप्शन एलिगेशन ये है कि अगर किसी को देना था तो फर्स्ट एमएलए डिसाइड करेंगे कि किसको मिलेगा, और एक कमीशन राज जैसे हुआ है। तो इसके ऊपर अगर सीट्स जैसे हुजूराबाद में देखेंगे, यहाँ पे इतना ज्यादा एंगर है इसके ऊपर, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि ये टर्न हो सकता है केसीआर के खिलाफ। बिसाइड्स एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के मेन स्लोगन क्या है तेलंगाना इलेक्शन में? काफी रैलीज में जब मैं गई थी, दो चीज रेजोनेट हुआ। एक, बाय बाय केसीआर, जहां सब ऐसे ऐसे करेंगे, बाय बाय केसीआर। दूसरा ये था जहां वो बोलते हैं कि मार्प कावाली कांग्रेस रावाली। उसका मतलब क्या है? चेंज इज नीडेड, कांग्रेस नीड्स टू कम। और ये चेंज इज नीडेड कहां से उठा? क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट एंटी इनकम्बेंसी और बोल रहे हैं कि हाँ चेंज लेकर आओ, बदलाव चाहिए, इसलिए कांग्रेस को लेकर आ जाओ। तो ये सब थोड़ा सा रेजोनेट हुआ। दूसरा चीज जो रूरल और तेलंगाना के स्टेट में देखो, दूसरे इलेक्शन से तेलंगाना में मेरे को लगता है कि सबसे कलरफुल एंटरटेनिंग इलेक्शन होता है, स्पेशली रूरल पॉकेट्स। जहां पे मैं जाती ही थी, सुबह शाम कभी भी सौरभ, आपके रैलीज में इतने लोग आते थे, गाना मतलब नाचना सब कुछ, लोग तो इतना ज्यादा एक फेस्टिवल जैसा था। तो ये मतलब जो स्लोगन्स कैची वाला लेकर आते थे ना कांग्रेस का, रेवंत रेड्डी जो रैलीज में आते थे, इतने लोग आते थे और फिर वो एक बहुत एंटरटेनिंग स्पीच देंगे, एक क्राउड पुलर जैसा। तो ये सब फैक्टर्स है जो कांग्रेस के कैंपेन में ठीक चला था। लेकिन मसले जो है ऑन ग्राउंड, एक है कि थोड़ा सा हाँ चेंज चाहिए। फार्मर्स के लिए वो थोड़े खुश है कि क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलते हैं, रायतू बंधु मिलता है। लेकिन जो सेटबैक था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन जो लेटेस्ट पेमेंट था ट्यूसडे को आना था, वो बंद किया। तो उससे थोड़ा सेटबैक हो सकता है केसीआर के लिए, क्योंकि वो रिमाइंडर जो है ना कि आपको ये पेमेंट मिलता है, वो नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि वो एक दूसरे प्रॉब्लम है। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी काफी चर्चा हो रहा है यंगस्टर्स के बीच में। इसलिए राहुल गांधी की कैंपेन अगर आपने देखा था, वो कभी कभी ये बहुत बड़ा कैंपेन्स में जॉब एस्पिरेंट्स के साथ मिलते थे और इसमें भी करप्शन है, वो एलिगेशंस भी लेकर आते थे। एमएलएस की करप्शन एक इश्यू है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ऑफसेट करता है केसीआर फैक्टर के साथ। क्विकली टेल मी बिफोर आई गो टू नबीला एंड प्रशांत की बीजेपी की कुछ आपको प्रेजेंस दिखी? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो वो बीआरएस को इवेंचुअली हेल्प करेगा। अक्षिता। अच्छा सॉरी मेरे लिए था बीजेपी। ये देखो मैं बोलती हूँ, अगर बीजेपी इनरोड्स करते हैं तेलंगाना में, एक चीज वो ये होगा कि हैदराबाद में होगा, क्योंकि अर्बन वोट हमेशा बीजेपी के लिए अर्बन वोट मिलता है। और प्राइम मिनिस्टर की रोड शो जहां में थी हैदराबाद में, वहां पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक क्राउड भी था, विच आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर बीजेपी इनरोड्स करता है, वो नॉर्थ तेलंगाना में होगा, जो बीआरएस की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये कांग्रेस के बीटिंग का एलिगेशन कहां से आता है? देखो, ये इसलिए रेजोनेट हुआ क्योंकि अगर आप सीट शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, गोशा महल सीट जो ओल्ड हैदराबाद में है, जो बीजेपी के साथ है, टी राजा सिंह है, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है, उसकी सस्पेंशन को रिवोक किया क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये श्योर शॉट विनर है। वहां पे एआईएमआईएम किसी को कंटेस्ट नहीं दिया था, मतलब ओल्ड हैदराबाद में 7 से 9 सीट्स हो गया एआईएमआईएम के लिए कंटेस्टिंग में, लेकिन गोशा महल को चुना नहीं। तो इसलिए कांग्रेस बोल दिया कि देखो एक फॉर्मूला बना है यहाँ पे, इसलिए ये सीट नहीं चुन रहा। यहाँ पे देखो करीमनगर में तो कुछ बीआरएस के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बंडी संजय के खिलाफ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक ऐसे हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहे हैं सीट्स में भी। लेकिन क्या वो रेजोनेट हो रहा है ग्राउंड में? रूरल तेलंगाना में
लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं। आई थिंक अर्बन यस दे नो अबाउट दिस बी टीम फॉर्मूला, लेकिन रूरल में उतना ज्यादा पता नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि जब भी मैं लोग से पूछती थी कि क्या आप बीजेपी के लिए वोट देंगे, बोलते थे कि नहीं हम बीआरएस के लिए देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू अक्षिता नंदगोपाल। नबीला, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? बेसिकली मैं बोलना चाहती थी कि अक्षिता ने जैसा कहा, सही कहा कि कांग्रेस का कनेक्ट बहुत है वहां पर लोगों के साथ, ग्राउंड कनेक्ट। इन स्टार्क कंपैरिजन अगर हम देखें तो बीआरएस केसीआर बहुत एक हाई एंड माइटी के जैसे, मतलब एक राजा के जैसे बिहेव करते हैं। वो ग्राउंड पे नहीं जाते, लोगों से मिलते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत उनका एक बंगलो है जहां पर वो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। Why is it reminding me of Tamil Nadu politics? Is it? I don't think Karnanidhi Tamil and Nadu politics is जयललिता एंड करुणानिधि की उनकी स्कीम पहुंच रही है, लेकिन वो खुद उतने बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ अक्षिता। सौरभ, ये मैं पॉइंट कर लेती हूँ कि ये एक साउथ पॉलिटिक्स का फिनोमेनन है। जैसे आप बोल रहे थे एमके स्टालिन डीएमके के साथ, ऐसे ही केसीआर। देखो हमारा प्रॉब्लम यही है कि अगर करप्शन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो विलेजेस है ना, उसको एक एमएलए ऐसे दिखनी चाहिए, इतना पैसे होनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर को ऐसे एक गॉड लाइक, डेमी गॉड लाइक फिगर होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि एक और चीज, जितना भी करप्ट 1-2 एमएलए जो मैंने मिली थी, उनके एलिगेशंस, मतलब आप चौंक जाएंगे कि कितना करप्शन एलिगेशन है उनके खिलाफ। फिर भी जब वो कैंपेन करते हैं, उनके व्हीकल में नहीं जाते हैं, वैसे लोगों के साथ जाते हैं। एक महिला आती है, बोलती है ये रोड नहीं लगा है, क्या हो रहा है? मैंने बोलते हैं कि क्या क्या, हाँ अम्मा मैं कर लूंगा। वैसा है, तो कनेक्ट है। लेकिन ये लोग बहुत रिच है, बहुत अमीर है, और अनफॉर्चुनेटली ये अंडरस्टूड है कि हाँ अगर आप एमएलए हो तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हमको भी डेवलपमेंट दे दीजिए। अगर केसीआर के बारे में बात करते हैं, हाँ वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर बात कर सकते हो। मैं एक केसीआर रैली को कवर करी थी, वो 4-5 रैलीज कर रहे थे एक दिन में। वहां से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन चॉपर में जाता है, चॉपर लैंड होने के बाद और वो रैली की स्टेज के पीछे लैंड करेंगे। फिर एक बुलेट प्रूफ बस, ये पहले 100 मीटर्स है, बुलेट प्रूफ बस में चॉपर से स्टेज तक आएगा, और फिर मतलब स्टेज में साइड में कर्टन्स है, तो आप फिर भी केसीआर को नहीं देख सकते हो। जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं ना, तो उसी समय आपको फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है, और फिर भी उस फर्स्ट ग्लिम्स के लिए, हाँ, और फिर उस फर्स्ट ग्लिम्स के लिए इतना ज्यादा शोर मचाते हैं लोग कि मतलब एक सुपरस्टार जैसे आते हैं ना, वैसा एक इमेज है पॉलिटिशियंस का यहाँ पे। केसीआर का भी वो है, इसलिए मैं बोलती हूँ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन केसीआर फैक्टर भी है यहाँ पे। ये भगवान के जैसे जो अवतार वो लाए हैं अपने आप के लिए, वो शायद अभी लोग उतना पसंद नहीं करते। मेरे हिसाब से 10 साल के बाद थोड़ा उनको बस हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अब कोई पर्सनल कनेक्ट, जैसे रेवंत रेड्डी ने एक नया फ्लेवर लाया है। उसने कांग्रेस पार्टी, जैसे अक्षता ने कहा, उतना इनोवेटिव कलरफुल कैंपेन्स उन्होंने शुरू किया है, जैसे बाय बाय केसीआर, वहां पर नाच गाना। तो लोगों को मतलब एक ह्यूमर जैसा कैंपेन मिला है, जहां पर नाच गाना, बहुत खुशी से बातें कर रहे हैं, एक मतलब एक डिस्कशन के तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं कांग्रेस का कैंपेन। तो वो ग्राउंड कनेक्ट बहुत है कांग्रेस के साथ, जो केसीआर और बीआरएस के साथ नहीं है। केटीआर या कविता दोनों बच्चे हैं केसीआर के, चीफ मिनिस्टर के, दोनों भी लोगों से बात करते हैं, मगर वही बेसिकली चीफ मिनिस्टर केसीआर है, मगर काम केटीआर और कविता करते हैं ज्यादातर। एक और चीज है कि जो बीआरएस के सारे एमएलए, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के कैंडिडेट्स को उन्होंने रिपीट किया है, बारिंग 7 को छोड़ के सारे कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। अभी कोई भी आम जनता या सिटीजन या एक पॉलिटिशियन ही सोचेगा कि अरे यार मेरा नंबर कब आएगा। अगर बीआरएस का मैं एक मेंबर हूं, मुझे भी चाहिए कि मुझे भी टिकट मिले, मगर बार बार वही लोगों को अगर टिकट मिल रहा है, जैसे अक्षता ने कहा बहुत सारे लोग करप्ट है वहां पर, और उनके पास हमें सुना है कि बहुत सारे लोगों को जो स्कूटर में जाते थे अब तो मर्सिडीज बेंज में जाते हैं। तो अगर नेता लोग इतने पैसे मालदार हो चुके हैं तो जनता का क्या हाल है, मतलब उनका ग्रोथ हुआ है या नहीं, वो हम देख सकते हैं। उतना बेनिफिट हुआ नहीं है मिडिल क्लास के लिए, मगर पुअर जो रहिता है, फार्मर्स है, उनके लिए शायद ये रहित बंधु स्कीम बहुत वैल्यूएबल हुआ है एक तरफ। दूसरी, मैं आपका बीजेपी का क्वेश्चन जो पूछ रहे थे सौरभ, बीजेपी तो हर एक एग्जिट पोल जो हमने देखा है, हर एक एग्जिट पोल ने बीजेपी को अच्छा नंबर दिया है। बेसिकली उन्होंने 2018 में सिर्फ 1 सीट जीता था, अब जो एग्जिट पोल्स के नंबर्स के कंपेयर करें तो एटलीस्ट 7 सीट्स जीत सकते हैं, 4 से 7।
तो दैट्स ऑलमोस्ट अ बिग जंप। एंड मैं ये कह दूं कि ये ग्रोथ हुआ है बीजेपी के लिए क्योंकि उन्होंने एलाई किया है पवन कल्याण सुपरस्टार का पार्टी जनसेना के साथ। जो जनसेना है बहुत पॉपुलर है आंध्रा और तेलंगाना में। और एक और फैक्टर है बीजेपी के ग्रोथ के लिए, वो है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो बहुत बहुत स्ट्रांग था तेलंगाना में, वो बेसिकली अरेस्ट हुआ है। आंध्रा बोलते हैं कि जगन मोहन रेड्डी उसके पीछे है या क्या है, मगर ये रूमर है कि ऐसा है। मगर चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया। उनको बेसिकली बहुत वीकनेस हुई है, हेल्थ उनका अच्छा नहीं है, तो वो रिवाइव नहीं कर पाए अपना पार्टी टीडीपी तेलंगाना में। जो इवन दो चंद्रबाबू नायडू अनडिवाइडेड आंध्रा का लॉन्गेस्ट सर्विंग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स था। 13 इयर्स चंद्रबाबू नायडू वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उसका पार्टी एलिमिनेट हुआ है तेलंगाना में। तो वो वोट बैंक जनसेना को मिल रहा है और जनसेना और बीजेपी एकजुट है। तो दैट्स व्हाट्स द रीजन टू सी व्हाई बीजेपी शायद थोड़ा पिकअप करेगा तेलंगाना में। प्रशांत, क्या फैक्टर्स हावी रहे? अगर अभी भी बीआरएस बच सकती है, क्योंकि कई जगह क्लोज फाइट दिख रही है, तो इन लोगों ने ये तो बताया कि कांग्रेस को किन किन सेंटीमेंट्स का फायदा मिल रहा है, रेवंत रेड्डी किस तरीके से हेड ऑन चैलेंज कर रहे हैं कामारेड्डी में केसीआर को, पर बीआरएस को अगर अभी भी कुछ बचा सकते हैं फैक्टर्स, तो वो क्या है? सर कैन यू कम दोबारा बोल सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है कि अगर इतने सारे एंटी इनकम्बेंसी और रिजेंटमेंट के बावजूद वो कौन सी चीजें हैं जो बीआरएस को बचा सकती हैं, दे कैन सेल थ्रू, व्हाट आर दोस फैक्टर्स? देखिए, अगर बीआरएस पार्टी को कुछ बचा सकता है उनका जो पोल मैनेजमेंट में, जिसके ऊपर बीआरएस पार्टी निर्भर थी, कि वो लोग जो आदत यहाँ पे डलवाया है कि 2000 रुपए से वोट खरीदना, 3000 रुपए को वोट देना और शराब बांटना, ये मैनेजमेंट करने में बीआरएस पार्टी से अच्छा कोई दल नहीं है इस देश के अंदर। कांग्रेस ने इसको कैसे काउंटर किया? देखिए, कांग्रेस ने भी पैसे बांटा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं बांटा है। लेकिन वोटर ने ये डिसाइड कर लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक हुजूराबाद बाई इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ईटला राजेंद्र जीता था। उस चुनाव के अंदर बीआरएस पार्टी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए तक खर्च किया अनऑफिशियल, अगर वहां पे ग्राउंड पे देखे तो। लोगों ने पैसे लिया बीआरएस का, वोट तो बीजेपी को दिया है। वो एक मैसेज पूरी तेलंगाना में ये जा चुका है कि अगर हम पैसे लेंगे सबसे, वोट तो हमारे हिसाब से डालेंगे। सो यू आर सेइंग, आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से, कि कांग्रेस वहां क्लीन स्वीप कर रही है? कांग्रेस क्लीन स्वीप नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन एड्ज में है। और अगर कांग्रेस पार में आती है तो सीएम कौन होगा? रेवंत रेड्डी इज ऑब्वियस चॉइस और देयर मे बी सरप्राइज। लेकिन जहां तक यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो रेवंत रेड्डी को ही वो लोग बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टियां रिस्क ले नहीं सकती है। यदि वो लोग रेवंत रेड्डी को अवॉइड करेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऐसा हो सकती है, यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, जैसा कैप्टन के साथ पंजाब में हुआ है, वही हाल यहाँ पे होने का संभावना पूरा है। मुझे नहीं लगता कि रेवंत को अवॉइड करेंगे कांग्रेस हाईकमांड, क्योंकि उनके नेतृत्व में, देखिए, अगर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ी है तो उसके पीछे श्रेय रेवंत रेड्डी का है। उन्होंने रिसोर्सेस मोबिलाइज किया है और यहाँ पे एक हाई वोल्टेज कैंपेन चलाया है। तो थैंक यू प्रशांत। नबीला, योर क्लोजिंग मैं कह रही थी कि मलकराज का एमपी है रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के लिए वन एंड ओनली फेस है, जिन्होंने क्राउड्स को मोबिलाइज किया है। एंड सर्वे से पहले बेसिकली वो वन ऑफ द फ्यू एमपीज फॉर कांग्रेस फ्रॉम तेलंगाना, तो वो एक फ्रंटमैन है। और एक जैसे उन्होंने, और टीपीसीसी का प्रेसिडेंट भी है, ही इज नॉट जस्ट एन एमपी, टीपीसीसी का प्रेसिडेंट है, मल्टीपल रोल्स उन्होंने लिया है। 54 इयर्स का है बंदा, वेरी ह्यूमरस। वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में था, मैं मिली थी उनसे। बहुत हम्बल है, अभी के लिए तो हम्बल है, अब चीफ मिनिस्टर अगर बन गया तो पता नहीं है, मगर बहुत हम्बल है। बात करने में मजाक बहुत करता है, बहुत हंसता है, एक वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी इन कंपेयर टू केसीआर। केसीआर तो लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा खड़ूस है, मतलब हंसता कम है, मिलता कम है। तो इन दैट कंपैरिजन रेवंत रेड्डी थोड़ा कलरफुल इंसान है, और बहुत सारे कांग्रेस लोग उनसे बहुत लाइक करते हैं और बैक करते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस अगर जीत जाए तो चीफ मिनिस्टर इनएविटेबली रेवंत रेड्डी ही होगा, वो तो तय है।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि केसीआर जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत बिलीफ रखते हैं। तो इंटरेस्टिंगली उनका नंबर है 6। तो हर एक चीज वो 6 के इक्वेशंस में करते हैं। जैसे वो बेसिकली तेलंगाना सेक्रेटरीट, उनका गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो 6th फ्लोर में वो बैठते हैं। तो वो जब उन्होंने ओथ लिया, वो एग्जैक्टली 6 नंबर के इक्वेशन के टाइम पे ओथ लिया। जब वहां पर उन्होंने ऑफिस पहली बार पधारे तो वो अकॉर्डिंगली 3 और 3 के इक्वेशन के बीच में वहाँ बैठ गए उनके सीट पे। तो उतना है उनका एक्यूरेसी, एटलीस्ट वो फॉलो करते हैं एक एस्ट्रोलॉजी का टाइम टेबल उतना क्लोजली। आप ध्यान रखिए कि अभी जो तेलंगाना का इलेक्शंस था, पोलिंग डेट था वो नवंबर 30 को था ना, 30th नवंबर। अब काउंटिंग डे है 3rd को। तो आप 3 और 3 मिलाए तो 6 हो गया। तो ऐसे देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के दौर से तो फिर केसीआर का जीत है, मगर एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव कर पाएंगे शायद 3 तारीख को ही पता चलेगा उनका। ऑलराइट, आप सुन रहे थे 3 अलग अलग पत्रकारों और विश्लेषकों को तेलंगाना के संभावित चुनाव परिणामों के बारे में। बाकी 3 दिसंबर की सुबह सवेरे से, यानी इतवार की सुबह सवेरे से आप लाइव हमारी खबरें देख सकते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से असली नतीजों के बाद इन पर विस्तार से बात करें। आज का नेता नगरी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया।